ठीक आहे. आपण लास्ट सेशन मध्ये बघितलं असतं की ऑटोमेशन, व्हॉट इज मीन बाय ऑटोमेशन टेस्टिंग. ओके, ऑटोमेशन टेस्टिंग मध्ये काय काय येतं, ओके, कोणते कोणते टूल मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे हे आपण वी ऑलरेडी सीन दॅट आहे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दी व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेलेनियम. सेलेनियम के कौन से कंपोनेंट है. तो बेसिकली ये 3 कंपोनेंट्स है. एक है सेलेनियम वेब ड्राइवर है, सेलेनियम आई ग्रिड है और सेलेनियम आईडी ही है. तो मोस्टली आपको इसके ऊपर ज्यादा पूछते हैं, ये सेलेनियम ग्रिड क्या होता है और आईडी क्या होता है. इससे क्या बोलते हैं पता है, सेलेनियम ग्रिड का फायदा क्या होता है. इससे आप आपकी जो भी टेस्ट केसेस है 100, 50, 150, 1000 जितनी भी टेस्ट केस है, आप उसको एट ए टाइम डिफरेंट मशीन पे रन कर सकते हो. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. यहाँ पे देखिए, इट इनेबल्स द टेस्टर टू रन दी मल्टीपल टेस्ट अक्रॉस डिफरेंट ब्राउजर एंड मशीन. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट. जैसे हम लोगों की मशीन लाइन में कनेक्ट करते हैं तो एट ए टाइम हम लोग 4-5 मशीन एक्सेस कर सकते हैं. सेम में यहाँ पे भी होता है. ठीक है, सेलेनियम ग्रिड मोस्टली कभी पता नहीं कोई यूज करता है, मैंने तो कभी लास्ट में कभी यूज नहीं किया था रिसेंटली. ठीक है, मोस्टली लोकल एक सेपरेट एनवायरनमेंट बनाते हैं, उसके ऊपर ही लोग रन करते हैं. बस इंटर में पूछते हैं कभी कभार कि क्या होता है बेसिकली. तो आपको ये पता चला सेलेनियम आईडी ही, वेब ड्राइवर, ग्रिड. ग्रिड के बारे में ज्यादा पूछते हैं. वेब ड्राइवर तो हम लोग वही यूज करते हैं बेसिकली, जो अभी हम लोग जो ऑटोमेट करते हैं वो सारा वेब ड्राइवर के ऊपर ही होता है. उसके बाद उनका एक फेवरेट क्वेश्चन आता है. वो क्वेश्चन का नाम है व्हाट इज सेलेनियम आर्किटेक्चर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेलेनियम जो आर्किटेक्चर है वो 3 टायर का है. इसमें मैं सिंपल ट्राई करूंगा बताने का. लेट्स सी. यहाँ पे अपना लैंग्वेज होता है जावा, जो भी हम लोग यूज करते हैं, जावा, पाइथन, रूबी, पर्ल. ओके, अभी हम लोग तो जावा ही कर रहे हैं. ब्राउजर है. अभी दिक्कत क्या है पता है, जावा उसके लैंग्वेज में बात करता है और ब्राउजर को उसकी लैंग्वेज चाहिए, राइट. दोनों की अननोन लैंग्वेज है. जैसे आप कभी भी विधानसभा में कहीं पे भी जाओगे, वहां पे एक लोग हेडफोन पहनते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसलेटर. मतलब वो बंदा जो भी बात कर रहा है उसके लैंग्वेज में वो कन्वर्ट होता है उसको जो लैंग्वेज चाहिए वो, राइट. तो ये होता है ट्रांसलेटर. सेम लॉजिक यहाँ पे भी होता है. ये जो आपका हम लोग जो वेब ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, याद है ये कब यूज करते हैं हम लोग. ये एक इंटरफेस है बेसिकली. ये क्या है, एक इंटरफेस है. ये काम क्या करता है, उसने इस जावा ने या जो भी सिलेनियम में जो भी लैंग्वेज इसको बता रहा है तो उसको उस कन्वर्ट में कर देता है, और ये लैंग्वेज उसको ब्राउजर का बताता है और ब्राउजर उसके ऊपर एक्ट करता है. ठीक है, तो ये 3 टायर आर्किटेक्चर है. तो उसमें आपका फर्स्ट आता है सिलेनियम का पार्ट आता है, इसमें वेब ड्राइवर इंटरफेस आता है और ये आपका ब्राउजर आता है, राइट. फिर ब्राउजर क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग उसका जो भी मैसेज है, जो भी मैसेज है वो सुनता है. सुनने के बाद उसको रिस्पॉन्स देता है. उसको क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है. याद है हम लोगों ने भी किया है वैसा पार्ट. मतलब हम लोग असर्ट करते हैं या फिर कुछ वैल्यू लेते हैं ब्राउजर से, कुछ ऑपरेशन देते हैं, उसको एलिमेंट नहीं मिला, जो भी सीरियम के एक्सेप्शन याद है, एलिमेंट नॉट फाउंड, नो सच एलिमेंट, नो सच विंडो, नो सच फ्रेम, राइट. वो सारे चीजें बेसिक वही है. उसको नहीं मिला तो रिस्पॉन्स में कुछ से भेजता है, वो आपको वेब ड्राइवर आपको देता है, आप उसको बताते हैं, हम लोग जावा से उसे कैच करते हैं और हम एक्सेप्शन आ जाता है, यहाँ पे कुछ ऑपरेशन करते हैं. सेम लॉजिक है यहाँ पे, पूरा खेल है. ठीक है, यहाँ पे जेसन वायर नाम का प्रोटोकॉल है, उसको छोड़ दीजिए, वो कभी कोई इतना कोई नहीं पूछते. तो याद रखिएगा जो सीरियम का आर्किटेक्चर ये 3 टायर में आता है. तो मैं इसका आपको दिखाता भी थोड़ा सा, एक आध 2 इमेजेस भी होना चाहिए मेरे पास. ठीक है, बाद में देखते हैं इसका. ठीक है, ओके. उसके बाद ये वाला क्वेश्चन एक बहुत बार पूछते हैं, हाउ विल ऑटोमेटिक बेसिक वेब एप्लीकेशन. अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन देना है तो आप उसको कैसे ऑटोमेट कर सकते हो. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है क्या, मैंने जितने भी लोग देखे ना वो क्या करते पता है क्या, पहले ऑटोमेट करना है कोई भी एप्लीकेशन डायरेक्टली ऑटोमेट करना चालू कर देते हैं. वैसा नहीं करना. पहले आपको 2-3 चीजें करना होता है, हमेशा याद रखिए. पहले आप मैनुअल मैनुअल फ्लो ऑटोमेट, पहले आप मैनुअल फ्लो करोगे. क्या करोगे, पहले आप मैनुअल फ्लो एग्जीक्यूट करोगे. ये क्यों करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि इससे आपको पता चलता है इस फंक्शनलिटी में क्या क्या आने वाला है, क्या पिक्टोरियल है, क्या पैटर्न्स आने वाले हैं. जैसे कि लॉगिन की फंक्शनलिटी मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए रहता है ब्राउजर चाहिए रहता है, मतलब कौन से ब्राउजर पे रन करने वाला, मैं क्रोम करने वाला, आई करने वाला, जो भी करने वाला. फिर मुझे उसकी यूआरएल चाहिए होती है, मुझे इसका यूजर नेम चाहिए होता है, उसका पासवर्ड चाहिए होता है और लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना होता है.
राइट। ये लॉगिन बटन क्लिक करना होता है, लेकिन लॉगिन के दो ऑप्शन है। अगर आपका लॉगिन सक्सेसफुल हुआ तो क्या होगा, लॉगिन अनसक्सेसफुल हुआ तो क्या होगा। तो आपके लिए यहाँ पे और एक मैसेज आपको वेरीफाई करना पड़ता है, राइट, जैसे हम मैनुअली वैसे करते हैं, सक्सेसफुल, फुल और अनसक्सेसफुल मैसेज, राइट। ये मैसेज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आप, मैंने पहले मैनुअल फ्लो किया, ये मेरा फर्स्ट टास्क हुआ। अगर किसी ने आपको पूछा तो आप क्या करोगे, तो पहले आपको बताना फर्स्ट व्हाट आई विल डू मैनुअल टेस्टिंग। ओके, उसके बाद क्या कर सकते हो, उसके बाद आपको आइडिया आता है, मोस्टली ऐसा होता है, क्योंकि मैं अभी बस लॉगिन का बता रहा हूँ इसलिए लॉगिन का देखते हैं। उसके बाद हम लोग कैसे करते हैं वो बताऊंगा। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले सारे अगर मुझे पता है ये ऑटोमेट हो सकता है तो व्हाट आई विल डू, आई विल कलेक्ट ऑल द वेब एलिमेंट्स। मैं सारे वेब एलिमेंट्स को कलेक्ट करूंगा। ब्रो, जो पेज के जितने भी वेब एलिमेंट्स है, मुझे जितने भी चाहिए, सारे तो नहीं ले सकते क्योंकि मुझे हार्डली ऑपरेशन करना 5 या 6 के, तो 5 या 6 के ऑब्जेक्ट वेब एलिमेंट जो भी है आई विल कलेक्ट इट एंड स्टोर इन पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, POM। ये वाला पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में, राइट। सेकंड थिंग आप क्या करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, ये तो मैंने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में करंट किया। फिर आप आपकी एक क्लास बनाओगे, क्लास फाइल बनाओगे, राइट, जिसमें आप आपकी ये जो फॉर्म है वो कॉल करोगे। ये जो फॉर्म है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है, आप उसे कॉल करोगे, राइट। कॉल करने के बाद आपको उसके ऊपर ऑपरेशन करना होता है। जैसे डॉट क्लिक होगा, लॉगिन बटन है तो लॉग करना होगा, जैसे यूजर नेम है तो डॉट सेंड कीज करना पड़ेगा। लेकिन आप डायरेक्टली लिखोगे कि ये वाला स्टेप डायरेक्टली लिखते हैं क्या, नहीं। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि जब भी कभी आप ऑटोमेशन करते हो, आपको अगर अच्छा कोडर बनना है तो डू दी वन थिंग, आपको सारी चीजें मेथड में लिखिए। आप जितना चीजें मेथड में लिखिए उतना आपको रीयूजेबल यूज कर सकते हैं। इन फ्यूचर में उसे यूज करना है कहीं पे, ऑब्वियस है। जैसे कि लॉगिन वाला फंक्शन है, आपको हर पेज में लगने वाला, हर टेस्ट केस के लिए लगने वाला है, तो बेस्ट है मेथड में लिखिए और मेथड को हर बार कॉल कीजिए। सेम ही आप करोगे। तो अब मेथड मैंने बताया, मेथड कैसे लिखना है। पब्लिक, यहाँ पे आपका जो भी रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग लिखिएगा, और यहाँ पे लिखिए स्ट्रिंग यूजर नेम, स्ट्रिंग पासवर्ड लिखिए, और यहाँ पे अपना कोड आएगा कौन सा वाला, यूजर नेम जो आपका वेब एलिमेंट होगा, डॉट सेंड कीज, और यहाँ पे आप जो भी वैल्यू है वो फिलअप करोगे। सेम है, डॉट सेंड कीज पासवर्ड के लिए करोगे, फिर डॉट क्लिक, राइट, और यहाँ पे आप मैसेज वेरीफाई करोगे। इसका जो भी आंसर आएगा आप उसके ऊपर असर्शन करोगे, राइट। तो अपना जो फ्रेमवर्क लेवल पे थोड़ी देर में आएगा एक क्वेश्चन कि व्हाट एक्सप्लेन योर फ्रेमवर्क, तो तब के टाइम में हाँ हम आएंगे यहाँ पे। तो समझ में आया? आपका टास्क क्या होगा, हाउ विल डू लॉगिन का एप्लीकेशन। पहले आप मैनुअल फ्लो करोगे, फिर आप सारे वेब एलिमेंट को कलेक्ट करोगे, ओके। उसके बाद एक जेनरिक मेथड बनाओगे, ओके। चौथा, जेनरिक मेथड बनने के बाद आपको उसको जेनरिक मेथड होगा और आप इसको बिजनेस लिस्ट में डालोगे। बिजनेस लिस्ट के बारे में थोड़ी देर में आएंगे। फिर आपको इसको असर्ट करना है, बस होगा आपका लॉगिन केस, असर्ट दी टेस्ट केस। अगर किसी को ये नहीं समझ में आए इसको छोड़ दीजिए, बस लिखिए हम लोग जेनरिक मेथड बनाएंगे जिसमें यूजर नेम पासवर्ड पास करेंगे और उसका जो भी आउटपुट आएगा उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो लॉगिन का अगर फंक्शनलिटी करना है तो आपको इस वे से करना है, ठीक है। चलो, अभी मैं 2 मिनट के पॉज करता हूँ, वी विल डिस्कस द क्वेश्चन, 1 सेकंड। ठीक है, अभी किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या, बताइए मुझे। सर वो XML फाइल में आप लिख सकते हैं क्या, एक्सएमएल फाइल का, URL? एक्सएमएल फाइल का भी यहाँ पे कहाँ पे पढ़ना है। अभी अपना क्वेश्चन क्या था, लॉगिन का ऑटोमेट कैसे करोगे, राइट। नहीं, वो इनकरेक्ट पासवर्ड, वो इनकरेक्ट पासवर्ड, करेक्ट यूजर नेम वो चेक करना रहता है, तो कैसे तो हम करेंगे? एक्सएमएल में कैसे करेंगे ना हम लोग, मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे आप वेब एलिमेंट लोगे, राइट, कहाँ गए, ओके। ये जो वेब एलिमेंट है, राइट, करेक्ट पासवर्ड हुआ, अब लॉगिन हुआ है, आप कैसे डिसाइड करते हो आपके फेसबुक के या बैंक अकाउंट पे। यूजर नेम पासवर्ड। हाँ, डालने के बाद कुछ तो दिखता होगा स्क्रीन, एंट्री स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन वाला, हाँ। राइट। तो वैसे आप उस पेज पे जाने के बाद कोई तो एक पेज ऑब्जेक्ट लोगे, उसके बेसिस पे डिसाइड करोगे आपका लॉगिन हुआ है कि नहीं, राइट। मतलब यस। वो वेब एलिमेंट वहां पे दिखा, इसका मतलब हो गया लॉगिन, नहीं दिखा मतलब नहीं हुआ।
बराबर है? उसका भी मेथड लिखना पड़ता है सर? नहीं ना, वही उसका क्यों मेथड लिखना पड़ेगा? वो उसी में आएगा ना अपना, उस पेज में अगर कुछ दिखा तो हमें सर रिटर्न करना पड़ता है, ट्रू और फॉल्स। असर्ट करना पड़ेगा। राइट, असर करना पड़ता है। ओके, चलो आगे बढ़े। अभी सबको वापस से मेट करता हूँ। मतलब हर टेस्ट के लिए अपने को असर्ट यूज करना है? हाँ, हर टेस्ट केस के लिए। उसके बिना हम मैनुअल में असर टेस्टिंग करते हैं, पता है क्या असर होता है? क्योंकि एट दी एंड में आप टेस्ट केस पास है फेल कैसे डिसाइड करते हैं, बताइए? एक्सपेक्टेड सर एक्चुअल। वो नहीं, असर में आपका एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड मैच होता है कि नहीं? राइट, आपका हाँ। एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड मैच होता है तभी आप Match बोलते हैं होता है। टेस्ट केस पास है। तो असर्ट मतलब वही है, आपका एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड मैच नहीं हुआ मतलब क्या है, टेस्ट केस फेल है। राइट, पहले। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हेलो। ओके। हाँ सर बोलो। वो एग्जैक्ट एरर मैसेज अगर देखना हो कहाँ पे एरर आ रहा है तो वो कैसे देखते फिर असर? वो वाला दिखाता मैं आपको, ठीक है? सर हर एक टेस्ट केस सर पहिले मॅन्युअल फ्लो पेज चेक अपडेट करते मॉडेल बद्दल सांगितलं नव्हतं. अजून वेगवेगळे सांगायचं means आहे कसे टाकायचे. सांगायचं अजून त्याबद्दल, ठीक आहे? अजून कोणाला काय डाऊट आहे? सर म्हणजे आता लॉग इन जर जसं म्हटलं तर त्याचं हे एक्सपेक्टेड काय म्हणणार आपण, होम पेजला जाईल म्हणून, हा बरोबर ना. आणि मग ऍक्च्युअल मध्ये काय टाकणार त्याचं, म्हणजे होम पेजची लिंक टाकणार? अलर्ट शो करू शकतो आपण. अलर्ट शो करू शकतो तुमच्यामध्ये, ठीक आहे? चलो Alert. लेट्स एक रिझ्यूम तसं रेकॉर्डिंग. दाखवलं असतं. ठीक है, रिज्यूम रिकॉर्डिंग कहाँ पे है? और ये रिकॉर्डिंग पॉज नहीं हुआ क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपको। व्हाट ऑल थिंग यू कैन ऑटोमेट? हम ऑटोमेशन के लिए क्या क्या ऑटोमेट, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आप ऑटोमेशन करते हैं लेकिन क्या ऑटोमेट करते हैं, ये कभी बहुत भी पूछते हैं। तो याद रखिएगा, हम लोग जो ऑटोमेशन करते हैं मोस्टली जो टास्क होता है वो होता है रिग्रेशन के लिए। हमें जो रिग्रेशन टेस्टिंग करनी होती है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर रिग्रेशन टेस्टिंग वी डू ऑटोमेशन। क्यों? क्योंकि हम लोग अजाइल यूज करते हैं। अजाइल में जो चौथी फोर्थ स्प्रिंट होती है दैट इज रिग्रेशन स्प्रिंट होती है, इसमें ये बहुत बड़ा काम करता है। राइट, उसके बाद स्मोक और सैनिटी ये भी होता है। उसके बाद बिल्ड डिप्लॉयमेंट के लिए, टेस्ट डेटा क्रिएशन के लिए ऑटोमेटिक बीएनडी जियो है। याद रखिए ये 5 चीजों के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे इंटरव्यू में। क्या पूछेंगे? आप ऑटोमेशन टेस्टिंग किसका करते हो, या व्हाट आर थिंग्स यू आर ऑटोमेटिक। तो पहले बताना रिग्रेशन टेस्टिंग जो सबसे बड़ा एम है। उसके बाद आता है स्मोक और सैनिटी आता है, फिर आता है बिल्ड डिप्लॉयमेंट और टेस्ट डेटा। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें डेटा चाहिए होता है, तो डेटा बेस्ट रन है, ऑटोमेट कीजिए और उसको रन लगा दीजिए, तो आपका डेटा जितना चाहिए उतना बना सकते हैं आप। राइट, उसको सिर्फ फॉर लूप लगाना है। फिर एपीआई भी आजकल ऑटोमेट कर सकते हैं, राइट, रेस्ट अश्योर करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा है, व्हेन ऑटोमेशन टेस्टिंग इज यूजफुल, तो आपको बताना है रिग्रेशन टेस्टिंग में यूजफुल होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि रिग्रेशन स्प्रिंट का जो स्प्रिंट होता है मोस्टली 2 या 3 वीक का होता है, और लोगों के एप्लीकेशन बहुत बड़े होते हैं, कई कई पे जगह पे 5000 6000 10,000 टेस्ट केसेस होते हैं। तो आपको 2 वीक में पॉसिबल है क्या रन करना मैन्युअली? नहीं पॉसिबल है। तो बेस्ट वे क्या है, उसे ऑटोमेट कीजिए और उसे रन लगा दीजिए, काम बन जाएगा आपका। और ये डे नाइट चलता है। और दूसरी चीज, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के लिए भी आम काम आता है ऑटोमेशन टेस्टिंग, जैसे लोड टेस्टिंग वगैरह होता है जो हम लोग ले नहीं लेते, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। Okay, currently I do not have any automation place in my project, but I want to implement automation. What would be my step? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर बहुत जगह पे नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, राइट, उसमें ऑटोमेशन होता ही नहीं है, तो उनको ऑटोमेट करना होता है। तो ऑटोमेट करने के लिए हमें 2-3 चीजें यूज करनी होती है। जैसे कि पहला टास्क जो होता है, पहला टास्क होता है आपका डिसाइड करना आपका जो एप्लीकेशन है ये वेब एप्लीकेशन है या ऑटोमेट है, सॉरी या और डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। पहला चीज तो ये होता है, राइट। उसके बाद आपको एक चीज करनी पड़ती है, मतलब आपको एक छोटा सा टूल लेने पड़ते हैं, जैसे कि अभी मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं। एक सेलेनियम करते हैं, सॉरी सेलेनियम करते हैं, यूटीपी करते हैं, ऐसे 4-5 टूल्स है मार्केट में। हम लोग मोस्टली, ये भी एक होता है। उसके बाद तीसरा पैरामीटर होता है आपका कॉस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सॉरी मैंने कॉस्ट लिखा है, क्योंकि
यहाँ पे दो टाइप के टूल्स होते हैं, एक होता है ओपन सोर्स होता है, एक होता है लाइसेंस होता है। जैसे QTP जो है लाइसेंस टूल है, सेलेनियम ओपन सोर्स है, उसके लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, राइट। तो ये भी एक मैटर होता है, मतलब ये दो चीज हुआ, टूल सिलेक्शन और कॉस्ट कॉस्ट होता है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, POC करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे पता है मेरे पास पैसे बहुत है, तो आई कैन ट्राई विद QTP और सेलेनियम, तो आपको एक POC करना पड़ता है। POC का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे बोलते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। जब आपको इस वही का क्वेश्चन पूछेंगे तो याद रखिएगा, आप वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे आपका ये लाइन आना चाहिए, डू अ POC। POC मतलब क्या होता है पता है क्या? जैसे अगर मान लो आपको कोई कोई मिसाल, इन इन नॉर्मली मिलिट्री में अगर देखा जाए, कोई उन्होंने कोई मिसाल बनाई, तो उनका मिसाल का पहले टेस्ट करते हैं। टेस्ट करते बेसिकली करते प्रूफ करते हैं, हाँ ये चलता है कि नहीं। अगर ये चला तो क्या करेंगे, उसी का कॉपी बनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, आगे एक्सटेंड करेंगे उस प्रोजेक्ट को, राइट। नहीं चला मतलब कुछ तो फेल हुआ, तो वापिस से रिवर्क करना पड़ेगा, राइट। तो ये क्या करते हैं, अगर मान लीजिए आपके जितने भी टेस्ट केसेस है, 1000 टेस्ट केसेस है, उसका छोटा सा ट्राई करते हैं इम्प्लीमेंट कर, 10 या 12 टेस्ट केस इम्प्लीमेंट करेंगे। उससे उनको एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ इसको हम लोग कैपेबल है क्या, अगर हम लोग ये जो टूल्स यूज कर रहे हैं उससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या नहीं। अगर ये फेल हुआ, याद रखिए, अगर ये फेल हुआ तो आगे बढ़ने का कुछ पॉइंट है क्या, नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस केस में, इसे बोलते हैं POC, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। दिस विल डिसाइड वेदर यू हैव टू गो हेड विद ऑटोमेशन और नॉट विद दैट टूल। आप जो भी टूल यूज करोगे, ये वाला और कोई और, राइट है। अभी मार्केट में ये भी आ रहा है, प्लेरेट भी है, साइप्रस भी है, राइट। हर एक के अपने अपने अच्छे एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। एक बार POC हो गए तो उसके बाद आप क्या करोगे, फ्रेमवर्क होगा, डिजाइन करोगे। उसके बाद क्या करोगे, चौथा स्टेप था, राइट, आई थिंक फोर्थ, फिफ्थ स्टेप था, आप लोग क्या करोगे, फ्रेमवर्क शूट करोगे, फ्रेमवर्क डिजाइन करोगे, ठीक है। फ्रेमवर्क के बारे में हम लोग आने वाले थोड़ी देर में कि व्हाट इज फ्रेमवर्क और फ्रेमवर्क क्या क्या अपने इसमें कौन सा फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, एक बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसको सब लोग फॉलो करते हैं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल इज अ काइंड ऑफ अ फ्रेमवर्क, क्यों, उसमें सबको एक रूल पता है, रेड सिग्नल में रुकना है, ग्रीन में जाना है, ऑरेंज मतलब अभी रेड आने वाला है, राइट। ये सिग्नल से तो भी एक फ्रेमवर्क ही है। तो फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है, याद रखिए, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स। अगर आपको कोई ऑटोमेशन स्क्रिप्ट इन फ्यूचर में करना हो या फिर एग्जीक्यूट करना हो, तो आपको यही गाइडलाइंस फॉलो करने होते हैं। तो इससे बोलते हैं फ्रेमवर्क होते हैं। मतलब आपका डेटा जो होगा डेटा रिपोर्ट में जाएगा, स्क्रिप्ट होगा तो स्क्रिप्ट फोल्डर में जाएगा, जो बिजनेस लाइब्रेरी होगी वो वहां पे जाएगी, जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल होगा उसके लिए अलग फोल्डर होगा, सब सेग्रीगेशन होता है। इसे बोलते हैं फ्रेमवर्क बोलते हैं। मतलब हर कोई इन फ्यूचर में नया बंदा आता है तो उसको उसी पैटर्न के ऊपर टेस्ट केसेस लिखने पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फ्रेमवर्क। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, डिजाइनिंग करना पड़ता है। डिजाइन तो होगा फ्रेमवर्क, तो टेस्ट केस डिजाइन करना पड़ता है, टेस्ट केस डिजाइन करना पड़ता है, और हो गए फिर इसके बाद एग्जीक्यूट कीजिए, काम बन जाएगा वो। ये स्टेप्स हमें इन्वॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। अभी मैं पॉज करता हूँ, हम लोग क्वेश्चन आंसर लेते हैं, ठीक है। हाँ चलो, अभी जो हम लोगों ने टॉपिक किया था, एक मिनट, वो टॉपिक क्या है, राइट, करंट आई डू नॉट हैव एनी प्रोजेक्ट। तो आप कैसे करोगे, तो यही इसके पॉइंट से याद रखिएगा। क्या क्या बताना है, पहले आपको क्या करना है, टूल आइडेंटिफाई करना है, कौन सा मैंने आपको बताया। टूल आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पहले चेक करना पड़ता है वेब बेस है डेस्कटॉप है, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको स्मॉल POC करना पड़ता है, फिर फ्रेमवर्क डिजाइन करना पड़ता है, फिर आपको स्क्रिप्टिंग करना पड़ता है और लॉजिक लिखना पड़ता है, राइट। अभी हम लोग रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, होल्ड ऑन, आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कभी कभार। इसी को मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया एक्सपर्ट डीप डेप्थ में। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस इन ऑटोमेशन साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आपको ऑटोमेशन जैसे मैनुअल की भी एसटीएलसी होता है राइट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, वैसे ऑटोमेशन की भी लिए होती है। पहला टास्क सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछेंगे, कैन वी ऑटोमेट 100% टेस्ट केसेस, तो आपका आंसर कॉन्फिडेंटली नो होना चाहिए, याद रखिएगा कॉन्फिडेंटली नो होना चाहिए। उसके पीछे का लॉजिक है, ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं जो ऑटोमेट नहीं हो सकती, ठीक है। वो कौन सी नहीं हो सकती, आई कैन राइट, सो कैन वी, यहाँ पे लेटर आई कैन वी राइट, कैन वी ऑटोमेट 100% टेस्ट कवरेज। याद रखिएगा ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर नो है। क्यों? कभी कभार हमें रिपोर्ट टेस्टिंग करनी पड़ती है, पीडीएफ वगैरह जो होता है ना, एक्सेल फाइल में हम लोग जो डेटा स्टोर करते हैं वो अलग करना पड़ता है, वो वाला पॉसिबल नहीं होता ऑटोमेशन से हर बार, थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद होता है कई कई जगह पे बैच जॉब रिलेटेड जॉब होते हैं, बैच जॉब रिलेटेड टेस्टिंग होती है। ओके, कुछ कुछ जगह पे इमेज का टेस्टिंग होता है, आपका जो आप लोगों ने जो इमेज लोड किया है, अपलोड किया है, वो वाला होता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बोल सकते हैं, व्हाट वी कैन से, कभी कभार एडॉक टेस्टिंग भी करनी पड़ती है। कैन यू टेल मी एडर टेस्टिंग क्या होता है, या फिर उसमें हम लोग बोलेंगे थोड़ी देर के लिए मंकी टेस्टिंग भी बोलेंगे, ठीक है। एडॉक और मंकी, रुकिए ना, मैं सबको म्यूट करता हूं नहीं तो स्क्रीन वाइबल होती है, होल्ड ऑन। ठीक है, तो रिपोर्ट टेस्टिंग होता है, रिपोर्ट टेस्टिंग नहीं कर, हर बार रिपोर्ट टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। बैच ऑफ रिलेटेड कुछ कुछ जगह पे बैच ऑफ चलाते हैं, मतलब डेटा जनरेट करने के लिए, कुछ प्रोसेस होने के लिए, पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए, कुछ जगह पे इमेज टेस्टिंग होता है, कुछ जगह पे एडॉक या मंकी टेस्टिंग होता है। एडॉक या मंकी टेस्टिंग मतलब जिसका कोई प्लान नहीं, रैंडमली कैसे टेस्ट करना है, मेरा इंटेंशन यही है कि मुझे एप्लीकेशन ब्रेक करना है, वो इंटेंशन लेके अगर जो कोड टेस्टिंग करता है, दैट इज कॉल्ड मंकी टेस्टिंग, ठीक है। ये इसकी वजह से 100% ऑटोमेशन नहीं है, याद रखिएगा। ऑल सेट है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, हाउ डू यू ऑटोमेटिक कैप्चर, ये बहुत बहुत क्वेश्चन लोग पूछते हैं मुझे, सर हम लोग कैप्चा कैसे ऑटोमेट करेंगे। एक्चुअल में कैप्चा ऑटोमेट करना बहुत डिफिकल्ट है, हम लोग बोल सकते हैं नहीं पॉसिबल, हाँ, लेकिन उसके लिए कोई वर्क अराउंड है, इसके लिए 2-3 वर्क अराउंड है, वी विल टेल, आई कैन टेल यू। तो कैन वी ऑटोमेट कैप्चा, तो आपके आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, नो होना चाहिए, याद रखिएगा। अभी इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको 2-3 वेज होता है मतलब बाईपास करने का, हम लोग बाईपास कर रहे हैं, मतलब आपका जो लॉगिन होगा, लॉगिन के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए, लॉगिन के लिए हम लोग यूजर नेम डालते हैं, पासवर्ड लिखते हैं, और यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपका एक मोबाइल पे ओटीपी आता है, राइट। एक्चुअली ये ओटीपी आता है, लेकिन ये कहाँ से, तो एपीआई हिट हो रहा होगा। आप डेवलपर को बोल सकते हो कि मुझे इस यूजर का, इस पासवर्ड का जो ओटीपी आया आप मुझे भेज दो, जो रिक्वेस्ट कही है उसके पास, क्योंकि ऑब्वियस आपके पास मोबाइल पे कोई ओटीपी आता है, तो आप उसको जब डालोगे वो कहीं से तो वैलिडेट करता होगा, राइट। आप ओटीपी को कर सकते हो, वो ओटीपी का काम बन जाएगा, मतलब आप रेस्ट एश्योर यूज करके एपीआई में आप वो ओटीपी ले सकते हो और वो यहाँ पे एंटर कर सकते हो, दैट इज वन वे, ठीक है, आप एपीआई से कर सकते हो। सेकंड वे क्या होता है, अभी आपको पता है इसके लिए ओटीपी लगता है, तो इसको एक नाम है, इसे बोलते हैं व्हाइट लिस्टेड यूजर, इसे क्या बोलते हैं, व्हाइट लिस्टेड यूजर बोलते हैं। इससे क्या होता है पता है, इसका मतलब है कुछ यूजर्स होते हैं उनको थोड़ा ज्यादा राइट देते हैं, कुछ ज्यादा परमिशन देते हैं, अगर ये इस यूजर नेम और इस पासवर्ड से आप लॉगिन करोगे तो आपको ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब वो कैप्चा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये पार्ट होगा सबका, किसी का डाउट है तो इसे बोलते हैं एडवांस करना है, ठीक है, समझे। इसको थोड़ा उस यूजर के लिए वो बाईपास कर सकते हैं। तीसरा चीज क्या होती है इस केस में, आप ऐड करते हैं, इस केस में आप थोड़ी देर डेवलपर को भी बोल सकते हैं आप उसे डिसेबल कर दीजिए, अगर डिसेबल कर दीजिए, मोस्टली एग्री नहीं होते डिसेबल करने के लिए, लेकिन कोई चॉइस नहीं रहा तो उस केस में डेवलपर को बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैनेजर होगा, परमिशन लेने होती है, ठीक है। ये 3 चीजें हम लोग कर सकते हैं। अभी चौथी चीज जो आती है एक इंपॉर्टेंट है, कभी कभार ऐसा होता है आपके यूआई पे यहाँ पे कैप्चा आता है, इसके लिए एक थर्ड पार्टी टूल है लेकिन उससे यूज नहीं होता उतना काम का,
तो अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा तो टेल देम दिस 3 आंसर्स, ये जो मैंने आपको बताया 1 2 3 वाला, ठीक है। और कैप्चा के लिए कैसे होता है पता है क्या, एक इमेज आती है ना यूआई पे, वो हम लोग जो जब डालते हैं ना वहाँ पे उनका भी पास वेरिफिकेशन कोड आता है, वो हम उससे मैप कर सकते हैं, डेटाबेस से वो एंट्री ले सकते हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो मोस्टली नहीं पॉसिबल करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ एंड वी विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, व्हाट इज फ्रेमवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेमवर्क क्या होता है, सारा खेल इसी के ऊपर है, ठीक है। पूरा का पूरा खेल जो है अपना, पूरा खेल फ्रेमवर्क के ऊपर है। जब तक आपका फ्रेमवर्क सेट नहीं है, स्टेबल नहीं है, तब तक आप ऑटोमेशन जल्दी नहीं कर सकते। क्यों, इसके पीछे का लॉजिक है। यहाँ पे फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया सेट ऑफ रूल्स होते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या होता है, उसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि जो रीयूजेबल होते हैं, आपको एक जगह पे लिखना है, बस उसको कॉल करना है, उससे आपका जो काम है वो बहुत फास्ट होता है। जिसका भी फ्रेमवर्क स्टेबल है उसका स्क्रिप्टिंग फास्ट होता है, अगर नहीं है तो उनको बनाने के लिए उसमें बहुत सारे मेथड लिखने पड़ते हैं, तब जाके वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेमवर्क जो होता है, अभी 2-3 टाइप के फ्रेमवर्क हैं, राइट। अभी हम लोग ये वाला टॉपिक लेकर, अभी हम लोग देख रहे हैं टेस्ट एनजी का फ्रेमवर्क, याद रखिएगा थोड़ी देर के लिए। जो टेस्ट एनजी का फ्रेमवर्क है, ठीक है, मैं आपको जनरल अप्रोच बता रहा हूँ ताकि सब फ्रेमवर्क सुटेबल हो जाए। मतलब आप कुकुम्बर भी जा सकते हो, टेस्ट एनजी भी कर सकते हो, बीडीडी, डेटा ड्रिवन, सब में एक ही पैटर्न होता है। अगर कोई भी कंपनी में जाओ, उसमें बस 19-20 का फर्क होता है, बस अपर लेयर जो होता है ना वो डिफरेंट। ऑलवेज रिमेंबर, अपर लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब वो अपर लेयर डिसाइड करता है इज इधर टेस्ट एनजी लेयर फ्रेमवर्क और इट इज कुकुम्बर फ्रेमवर्क, बाकी सब बॉटम पे सब एक ही होता है। मतलब अगर कार का कोई भी दिक्कत, सब में इंजन होता ही है, वो बेस सबका सेम ही है, बस अपर लेयर चेंज हुआ तो कार चेंज हुआ, सेम लॉजिक आते होता है। तो कोई भी नॉर्मल इसमें जाओगे, उसमें 9 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। हम लोग 9 कंपोनेंट देखते हैं पहले, ठीक है। ठीक है, इसे थोड़ा छोटा करता हूँ मैं, ठीक है। सेट हुआ प्रॉपर्ली, ओके। अभी याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई भी इसमें जाओ, आपका जो टेस्ट लेयर जो होता है, आप जो जहाँ पे स्क्रिप्टिंग करते हो कोड वाला, वो हमेशा टेस्ट लेयर होता है, इसे बोलते हैं टेस्ट लेयर। नहीं, इसको नहीं है, ठीक है, टेस्ट लेयर, ठीक है। इसे बोलते हैं बेस लेयर बोलते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं रिपोर्ट लेयर बोलते हैं, ओके। इसे बोलते हैं कॉन्फ़िग लेयर बोलते हैं, इसे बोलेंगे हम लोग टेस्ट डेटा बोलेंगे। इसे क्या बोलते हैं, यूटिलिटी लेयर, ओके। इसे बोलते हैं बिजनेस लेयर, इसे बोलते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, इसे बोलते हैं GUI लेयर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऐसे 9 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अभी टेस्ट हर एक का अपने अपने इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि अगर मान लीजिएगा, अगर आपको किसी ने बोला कि एक काम कर, डू वन थिंग, जा और ऑटोमेशन का कोई स्क्रिप्ट लिख, तो आप क्या कौन से लेयर में जाओगे,
तो आपको क्या करना होता है, आपको जाना होता है टेस्ट लेयर में जाना होता है। याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ, जब भी कभी आप ऑटोमेशन का टेस्टिंग करते हो, आपको मोस्टली आपको बस 3 फाइल में काम करना होता है। याद रखिएगा, कितने फाइल में काम होता है? 3 फाइल में होता है। वो 3 फाइल कौन से में बताते हैं, अगर आपका फ्रेमवर्क स्टेबल है तो। पहला होता है टेस्ट लेयर होता है। टेस्ट लेयर यानी जिसमें हम लोग टेस्ट केसेस लिखते हैं, वेयर वी राइट दी टेस्ट केसेस, राइट। और मैंने आपको बताया था पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, उसमें क्या करते हैं हम लोग, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में हम लोग स्क्रिप्ट को और वेब एलिमेंट जितने भी हैं हम उसको अलग करते हैं ताकि उसे रीयूज कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये टेस्ट लेयर हुआ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हम लोग यूज करते हैं POM, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। और तीसरा जो होता है वो होता है बिजनेस लिप होता है। होते सारे कंपोनेंट बस 98 मैं बोल सकता हूँ 90% हम लोग इन तीनों फाइल को ही हाथ लगाते हैं, क्योंकि बाकी तो ऑलरेडी आपके सीनियर या किसी ने डेवलप कर चुके होते हैं। बस आपको हमेशा 3 शिफ्ट में काम होता है, ठीक है। अभी इसमें किसी को डाउट नहीं होगा आइडियली। तो अपनी ये 9 कंपोनेंट्स है, तो वी विल एक्सप्लेन ईच ऑफ वन, हर एक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे टेस्ट लेयर, अगर हम लोग टेस्ट एनजी के बारे में करते हैं, टेस्ट एनजी में जो टेस्ट लेयर होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो इसमें एक्चुअल टेस्ट केस लिखते हैं, राइट। एक्चुअल टेस्ट केस लिखना चालू करते हैं, एक्चुअल टेस्ट केस रिटर्न करते हैं, राइट। इसमें हम लोग जब एडरेट टेस्ट लिखते हैं, याद है, उसके बगल में हम लोग इनेबल इक्वल टू ट्रू और इनेबल इक्वल टू फॉल्स करते हैं, राइट। तो आपका ये सेकंड पॉइंट हुआ, वी कैन डू अ इनेबल इक्वल ट्रू और इनेबल इक्वल टू फॉल्स टू रन द टेस्ट केस स्पेसिफिक और नॉट। तीसरी चीज क्या करते हैं हम लोग इस केस में, अगर आप देखें हम लोगों ने पढ़ाया था उसमें, इसमें हम लोग ग्रुपिंग, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ग्रुपिंग भी कर सकते हैं टेस्ट केसेस का, राइट है। मैंने आपको थोड़ी देर में पहले बताया था हम लोग ऑटोमेशन से कौन से टेस्टिंग करते हैं, रिग्रेशन, स्मोक, सैनिटी, ये सारे टेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, राइट है। तो आप यहाँ से ग्रुपिंग भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, राइट, प्रायोरिटी क्या होता है, इसमें हम लोग प्रायोरिटी भी डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको फ्रेमवर्क के बारे में पूछा तो बताने का, इन अवर फ्रेमवर्क देयर आर कितनी कंपोनेंट्स है, 9 कंपोनेंट्स है। तो हर एक का वर्ड बताना, टेस्ट लेयर, बेस लेयर, पेज ऑब्जेक्ट लेयर, बिजनेस लेयर, GUI लेयर, कॉन्फिग लेयर, टेस्ट डेटा लेयर और यूटिलिटी लेयर। ये आपको बताना है उनको 9 कंपोनेंट। ये 9 कंपोनेंट मैंने बताया। उसके बाद मेरा टास्क क्या होगा, हर एक कंपोनेंट के बारे में 3-3, 4-4 लाइन बताना है आपको। जैसे टेस्ट लेयर, मैं टेस्ट लेयर के क्या बारे में क्या बताऊंगा, इन टेस्ट लेयर वी एक्चुअली राइट द टेस्ट केसेस विद एनोटेशन एट टेस्ट, राइट। उसके बाद हम लोग बताएंगे टू इनेबल, वी कैन इनेबल और डिसेबल टेस्ट केसेस बाय यूजिंग इनेबल और इक्वल ट्रू और फॉल्स। वी कैन डू ग्रुपिंग एज वेल, वी कैन डू अ प्रायोरिटी। और एक चीज मैंने आपको बताया था, याद है, डिपेंड्स ऑन मेथड भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ टेस्ट लेयर में हुआ, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये तो मेरा टेस्ट लेयर का होगा। उसके बाद हम लोग बेस लेयर में आते हैं। अगर हम लोग देखेंगे टेस्टिंग के कुछ एनोटेशन है, मैंने आपको शॉर्टकट में बताया था HTCM, सूट, टेस्ट, क्लास और मेथड, राइट। बेस लेयर में ये सारी चीजें होती हैं। बिफोर सूट होता है, बिफोर टेस्ट, बिफोर क्लास, बिफोर मेथड, ये सारी चीजें यहाँ पे डिक्लेयर होती हैं। तो हर एक का अपना अपना काम होता है। ये जो सूट होता है ये फ्रेमवर्क रिलेटेड काम करता है, फ्रेमवर्क रिलेटेड टास्क करता है। फ्रेमवर्क रिलेटेड यानी आपका जो कॉन्फिग फाइल रीड करने का काम होता है ये करता है। यहाँ पे कॉन्फिग फाइल होता है। तो कॉन्फिग क्लियर होता क्या है मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ, तो अपना ये भी क्लियर हो जाएगा खत्म। ये जो कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टी है ना, ये एडिटेबल होती है एट एनी टाइम। इसमें हम लोग मोस्टली URL स्टोर करते हैं, यूजर नेम स्टोर करते हैं एंड पासवर्ड स्टोर करते हैं, PWD, ठीक है।
ये यहाँ से इसको यूज करते हैं क्योंकि हम इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, पूरे एंटायर प्रोजेक्ट वी कैन यूज इट, राइट। तो बेस लेयर में क्या होता है, वी रीड दी कॉन्फिग लेयर, तो आपको कॉन्फिग लेयर बेस लेयर से कनेक्ट होगा। ओके, अभी बेस लेयर में जैसे मैंने बताया था, इतने अपने ये होते हैं मेथड सूट होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये मतलब इनडायरेक्टली नथिंग बट यूर मेथड्स ही होते हैं, बिफोर सूट, बिफोर टेस्ट, बिफोर क्लास, राइट। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये अपना टेस्ट लेयर है जिसमें हम लोग एक्चुअल टेस्ट केस लिख रहे हैं, दिख रहा है आपको ये वाला स्क्रीन पे, जहां पे हम लोग एक्चुअल टेस्ट केस लिख रहे हैं, राइट। पब्लिक कास्ट टेस्ट प्रोग्राम, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखा पब्लिक वाइड लिखा, @टेस्ट लिखा, यहाँ पे हम लोगों को ग्रुपिंग भी किया है, राइट। यहाँ पे देखा डिपेंड्स डिस्क्रिप्शन भी लिखे हैं, कहीं पे तो हम लोग प्रायोरिटी भी सेट करते हैं, यहाँ पे प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग टेस्ट लेयर में करते हैं। अभी बेस लेयर में जाते हैं तो बेस लेयर और टेस्ट लेयर का कनेक्शन होना चाहिए ना, बराबर क्या ना, अपने फ्रेमवर्क के हिसाब से देखिए। देखिए टेस्ट लेयर में आपका @टेस्ट होता है, बेस लेयर में आपका बिफोर सूट, बिफोर टेस्ट, बिफोर क्लास ये होता है, लेकिन हमें इसको कनेक्ट करना पड़ता है। इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, बराबर ना, इसको जब तक हम लोग कनेक्ट नहीं करें तो काम भी नहीं बनेगा। मतलब मुझे इसको इसकी मेथड यूज करना है तभी तो मेरा काम बनेगा। तो याद रखिएगा हम लोगों ने यहाँ पे एक कीवर्ड यूज किया है, उसका नाम है एक्सटेंड। पता है एक्सटेंड कीवर्ड क्या करता है, ये आता है इनहेरिटेंस का कंसेप्ट, राइट। इंटरव्यू में पूछते हैं आपने इनहेरिटेंस कहाँ यूज किया है, तो आपको बताना है टू लिंक टेस्ट लेयर एंड बेस लेयर वी यूज इनहेरिटेंस। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो कोड लिखा है, स्क्रिप्ट लिखी है, ही कैन एक्सेस बेस लेयर मेथड। मतलब ऐसा कि आप कोई भी टेस्ट केस लीजिए, आपका बेस लेयर यहीं पे होगा, ये आपका बेस लेयर है। मान लो कि आपके पास छोटे छोटे मॉड्यूल्स है, उसके अंदर बहुत सारे टेस्ट केसेस है, बहुत सारे क्लासेस हैं, हर क्लास में ऐसे ही लिखोगे। मान लो ए नाम है, ए फाइल ए एक्सटेंड्स बेस क्लास, इसका नाम बी मान लो, बी एक्सटेंड्स बेस क्लास, सी एक्सटेंड्स बेस क्लास, डी एक्सटेंड्स बेस। इससे क्या होगा, एवरीवन कैन एक्सेस बेस लेयर प्रॉपर्टी इजीली, तो काम बन जाएगा ना आपका इजीली। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इससे क्या होता है, आपको हर लेयर पे अलग अलग नहीं जाना पड़ता है, आपको यहाँ पे एक ही जगह पे लिख दीजिए, तुम जा सकता हाँ, ठीक है। अब हर लेवल में आप काम कर सकते हो, ठीक है, एक्सेस कर सकते हैं इसको। अभी किसी को डाउट है क्या इस केस में, तो मैंने आपको बताया कि जैसे बेस लेयर में टेस्ट लेयर को और बेस लेयर को कैसे कीवर्ड कनेक्ट करते हैं हम लोग, यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड, राइट। अभी हम लोग आते हैं बेस लेयर में क्या होता है। बेस लेयर में अभी जैसे मैंने बताया, बेस लेयर में अपने ये एंड्रेशन थे, बिफोर सूट, बिफोर टेस्ट, बिफोर क्लास, बिफोर मेथड। तो बिफोर सूट में हम लोग मोस्टली फ्रेमवर्क रिलेटेड चीजें करते हैं, जैसे रीडिंग कॉन्फिग फाइल, बाकी की चीजें। टेस्ट मेथड बिफोर मेथड में, और ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर क्लास में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्चुअली लॉग इन करते हैं एप्लीकेशन को, लॉग इन टू एप्लीकेशन। और बिफोर टेस्ट में हम लोग चेक करते हैं री लॉग इन टू एप्लीकेशन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिक्वायर्ड और नॉट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा हूँ, ये चीज बहुत काम की चीज है, रिक्वायर्ड और नॉट, ठीक है। ये चीजें हम लोग क्या करते हैं बेस लेयर में करते हैं। थोड़ी देर में बताता हूँ ये बिफोर मेथड क्यों लिखा हमने, ठीक है। तो मान लीजिएगा अभी हम लोग इमेजिन करते हैं हम लोगों ने स्क्रिप्ट रन किया है, तो आपको कैसे कैसे कहाँ कहाँ फ्लो होता है पता चलेगा। एक मिनट दीजिए, मैं जिसको थोड़ा ठीक करता हूँ।
ठीक है, जैसे कि अगर आप कभी भी देखिए, आप कोई भी स्क्रिप्ट रन कर, अगर आप कोई भी स्क्रिप्ट रन कर रहे हो तब इसको रन करते हैं, टेस्ट को रन करते हैं, राइट। तो एडायरेक्ट टेस्ट आया, लेकिन एडायरेक्ट टेस्ट रन होता है क्या टेस्ट इंजन में? कभी नहीं। पहले क्या रन होता है? अपना सीक्वेंस याद है, HTML वाला, बिफोर सूट, बिफोर टेस्ट, बिफोर क्लास, बिफोर मेथड, एंड फिर एडायरेक्ट टेस्ट में आएगा। क्योंकि हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया इन दोनों से एक्सटेंस कीवर्ड लगा के, तो आपका पहला कंट्रोल यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद पहली कौन सी मेथड रन होगी? बिफोर सूट वाली मेथड रन होगी, राइट। बिफोर सूट में हम लोगों ने क्या लिखा है? कॉन्फिग फाइल का डेटा रीड करने का कोड लिखा है, राइट। उसके बाद क्या आता है? बिफोर टेस्ट मेथड आता है। तो एक्चुअल में हम लोग बिफोर टेस्ट में कुछ नहीं लिखते। फिर आता है बिफोर क्लास वाली मेथड आती है। बिफोर क्लास वाली मेथड में हम लोग क्या करते हैं मोस्टली? अभी मैंने बताया आपको, लॉगिंग करते हैं एप्लीकेशन को, तो मैं लॉगिंग करूँ एप्लीकेशन को। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? बिफोर मेथड चेक करते हैं, ये वाला एग्जीक्यूट होता है। बिफोर मेथड क्या करता है पता है क्या? हर टेस्ट केस एग्जीक्यूट होने से पहले ये वाले मेथड एग्जीक्यूट होती है। इसके पीछे का लॉजिक ये होता है, उन लोगों ने ये लॉजिक किया है कि मान लीजिए मैं एक का दो टेस्ट केस रन कर रहा हूँ और मेरा टेस्ट केस रन करते समय मेरा क्रोम ब्राउजर क्रैश हो गया। नाउ टेल मी, अगर मेरा क्रोम ब्राउजर क्रैश हुआ तो क्या ना एग्जीक्यूट नेक्स्ट टेस्ट केस? तो नेक्स्ट टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं कर सकता। क्यों? मेरे पास वो अवेलेबल ही नहीं है। तो ये क्या करता है भाई, ये बिफोर मेथड वाला ये चेक करता है कि भाई इसको एप्लीकेशन को लॉगिन करने की जरूरत है क्या? मतलब वही कोई ऑलरेडी पेज लॉगिन हो, उसका कोई तो वेब एलिमेंट लेगा। अगर वो वेब एलिमेंट है, इसका मतलब उसने ऑलरेडी लॉगिन कर चुका है, उसको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। अगर वो वेब एलिमेंट नहीं है, वो क्या करेगा? फिर से लॉगिन करेगा एप्लीकेशन को, राइट। वो उसमें एक इफ कंडीशन वाली होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता चलता है कि लॉगिन करना है कि नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा बिफोर मेथड होगा। जैसे ये चारों चीजें खत्म होती है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो वापिस से टेस्ट लेयर में आता है, मतलब इस लेयर पे आता है, राइट। इस लेयर के आने के बाद मतलब यहाँ से देखिए टेस्ट इंजन लिखा है, एक्सटेंस लिखा है, तो आपका कंट्रोल बेसिकली यहाँ से यहाँ जाता है। यहाँ पे बिफोर सूट वाला कंसेप्ट होता है। फिर ये सारी चीजें करने के बाद आपका मेन कोड आता है यहाँ पे एडायरेक्ट टेस्ट में आता है। एडायरेक्ट टेस्ट में देखिए हम लोगों ने क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिएगा हम लोगों का जो टेस्ट लेयर है वो किसके साथ कनेक्टेड होगा? व्हाट यू थिंक? अपना जो टेस्ट केस है, अपना जो टेस्ट केस है वो हमेशा बिजनेस लेयर के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, अपना जो टेस्ट केस है वो बिजनेस लेयर के साथ कनेक्ट हुआ यहाँ पे। तो अभी मेरा कंट्रोल कहाँ पे आया? यहाँ से एग्जीक्यूट होके यहाँ पे चला गया, इसके सारे मेथड एग्जीक्यूट किए, वापिस से वो टेस्ट लेयर पे आया, यहाँ पे आया। अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैंने एक फाइल लिखी, क्या लिखी? बिजनेस स्लिप लिखा है, राइट। देखिए बिजनेस स्लिप, बिजनेस स्लिप को मैंने अलाइज किया BL से। तो BL डॉट लॉग इन, मतलब ये क्या हुआ? अब ये बिजनेस लेयर में जाएगा। हम लोग ट्राई करेंगे इसको, आई डाउट ये कितना रन होगा। इतना तो रन कर देगा वो। यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया, राइट। इसको मैं ट्राई करता डिबग करने में, लेट्स डू, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। देखिएगा मैंने रन कहाँ से किया था? इस प्रोग्राम को रन किया था, राइट। अब देखिए मैंने इसको रन डिबग किया था, उसके एनोटेशन के हिसाब से टेस्ट एनजी के, तो कहाँ पे आया? बेस क्लास में आया। उसने बिफोर सूट रन किया, फिर बिफोर टेस्ट रन करेगा। देखिए सॉरी रिज्यूम करना पड़ेगा। बिफोर टेस्ट करेगा, फिर बिफोर क्लास करेगा। तो इसमें मैंने लॉगिन किया एप्लीकेशन को, देखो साइट को बेसिकली। अभी पता नहीं चलेगा कि नहीं, क्योंकि पुराना ब्राउजर होगा शायद से, वो पुल ही चलना चाहिए। ठीक है, बढ़िया चल रहा है। ये थोड़ा टाइम लेता है गुरु ने साइट को लोड होने में। ठीक है, यहाँ से वो कहाँ पे आएगा? बिफोर मेथड में आएगा। उसके बाद ये रन होने के बाद वो यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे? टेस्ट एनजी प्रोग्राम में। ठीक है, यहाँ पे आएगा नहीं वापिस से टेस्ट एनजी ले। हॅलो अनु बाळा, मग तो इथे कुठं आला? टेस्ट लेअर मध्ये आला। टेस्ट लेअर मधून काय होतं बघा, ह्या मेथड मुळे तुमची बिझनेसली बरोबर कनेक्शन झालेलं आहे, बरोबर कि नहीं? यहाँ पे एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, आपको हर बार आपको जो लेयर है उसके साथ कनेक्शन करना पड़ता है। इसके लिए हम लोगों ने बेसिक कंस्ट्रक्टर यूज किया और ऑब्जेक्ट कॉल किया है।
मतलब कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट पता है ना, जैसे आप ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं ऑटोमेटिकली उसकी मेथड एग्जीक्यूट होना चालू हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे देखिए मेरा बिजनेस स्लिप का कॉल होगा, राइट। उसके बाद वो यहाँ पे आता है। अभी ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है। अभी मेरा कंट्रोल कहाँ पे जाएगा देखिएगा, मेरा बिजनेस स्लिप पे जाएगा कंट्रोल, देखना अभी आया कि नहीं। तो मेरा कहाँ से कहाँ गया, मैं फ्रॉम वेयर टू वेयर, टेस्ट लेयर से मैं बिजनेस लेयर पे गया। देखिए मैं टेस्ट लेयर पे था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे था, यहाँ से मैं यहाँ पे आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि टेस्ट लेयर में मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया था और उसकी मैंने वो मेथड कॉल की। इसकी वजह से मेरा जो कंट्रोल था वो बिजनेस लेयर में आया। बिजनेस लेयर को हमेशा याद रखिएगा, दो चीजें से कनेक्ट होता है। एक होता है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल होता है और एक होता है जीयूआई लेयर होता है। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यानी क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल होता है जिसमें हम अपने सारे वेब एलिमेंट को स्टोर करते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे भी हम लोगों ने वही किया है। जो बिजनेस लेयर है, बिजनेस लेयर जैसे पीजी लिखा है मैंने, तो देखो यहाँ पे पेज ऑब्जेक्ट लिखा है। हम लोग इसके अंदर जाके दिखते हैं थोड़ा सा। हेलो 15 मिनट, ठीक है, नको नको अगर रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे मेरे देखिए वो सारे जितने भी वेब एलिमेंट्स है वो सारे देखो ये। तो जैसे ये बिजनेस लिप में मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया था, राइट, ये वाला, इससे क्या हुआ, इससे वो सारे लोड हो चुका। तो अभी नाउ आई कैन इजीली एक्सेस दोस पेज ऑब्जेक्ट, पेज वेब एलिमेंट एंड हियर, एंड आई एम जस्ट पासिंग दैट एलिमेंट। अभी ऑब्वियस है यहाँ पे पास करते समय मान लीजिए वो वेब एलिमेंट यहाँ पे है ही नहीं, तो अभी से कुछ तो एरर थ्रो करेगा, एक्शन थ्रो करे, इसलिए मैंने इसको कैश ट्राई कैश लिखा है और मेरी रिटर्न क्या किया, फॉल्स किया है, राइट। मैंने क्या किया, इसको रिटर्न फॉल्स किया। तो अभी हम लोगों का क्या हुआ, इस बिजनेस लेयर को पेज ऑब्जेक्ट मॉडल से लिंक हो गया कि नहीं, बाय यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बना के हो गया। तो इसके बाद इसका जो भी अच्छा बुरा होगा, याद रखिए इसका जो भी अच्छा बुरा होगा, ठीक है, ये रिटर्न आइदर ट्रू करेगा या फिर फॉल्स करेगा। क्या करेगा, आइदर रिटर्न ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा। मैंने बोला था ना एट द एंड ऑफ द टेस्ट केस हम लोग क्या करते, असर्ट करते, ये करने वाला डिसाइड। देखिएगा, देखिए यहाँ पे कुछ यूजर नेम है ही नहीं शायद से, ये वन था, इसने फॉल्स किया, उसको मिला नहीं। अब ये फॉल्स हो गया, क्यों, यहाँ पे उसको वेब एलिमेंट मिला ही नहीं शायद से, वेब एलिमेंट नहीं मिला इसलिए इसने फॉल्स किया। अभी फॉल्स होने के बाद मतलब क्या हुआ, वो टेस्ट केस फेल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अभी इसका आंसर क्या आ गया, देखिए उसका आंसर क्या है, फ्लैग क्या है, फॉल्स आया कि नहीं। नाउ आई एम गोइंग टू असर्ट दैट टेस्ट केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको पहले बता रहा था ना, हाउ विल यू लॉग इन टू एप्लीकेशन, तो मैंने यहाँ पे असर्ट किया। जो भी मेरा फ्लैग है और मुझे एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अगर ये ट्रू होता तो मुझे पता चलता हाँ यार लॉगिन हो चुका है। अगर ये नहीं हुआ इसका मतलब क्या है, लॉगिन फेल हो चुका है। तो इसने क्या किया, असर्ट किया, इसीलिए आपकी टेस्ट केस क्या हो गई, फेल हो गई। देखना है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको टेस्ट केस 1 से ब्लू, डार्क ब्लू में आ रहा है, फेल आ रहा है, यहाँ पे असर्शन का एरर आ रहा है। क्यों आया, क्योंकि एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड मैच ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसी वे से अपना फ्रेमवर्क होता है। तो हम लोग कहाँ पे गए, अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा, तो ऑब्जर्व कीजिएगा, हम लोग बिजनेस लेयर से फॉर्म लेयर का कनेक्ट किया, इसके ऊपर जो भी ऑपरेशन वो किया, उसने रिटर्न में ट्रू और फॉल्स दिया। अगर उसके बेसिस पे हम लोगों ने असर्ट किया, और जो असर्ट किया उसके बेसिस पे आपको कुछ रिपोर्ट मिल जाए, जो रिपोर्ट आता है वो रिपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभी ये जीयूआई लेयर क्या होता है, ये जीयूआई लेयर इस बेसिकली बिजनेस लेयर के कॉल लिंक होता है। इसमें हम लोग मोस्टली कोई एलिमेंट के ऊपर क्लिक करना हो, ड्रॉप डाउन के ऊपर वैल्यू करना, रेडियो बटन चूज करना है, कुछ जनरेट फंक्शन होते हैं ना जो जीयूआई लेयर का ऑपरेशन करने के लिए, वो सारे हम लोग यहाँ पे करते हैं। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, स्क्रॉल डाउन पेज को करना है, राइट, वो सारे हम लोग यहाँ पे करते हैं ताकि इसको इजीली कॉल हो सके। ओके, टेस्ट डेटा में क्या होता है, अगर मान लो मुझे कुछ डेटा बनाना है तो हम लोग डेटा क्या करते हैं, एक्सेल में स्टोर करते हैं। और एक्सेल में स्टोर करने के लिए ऑब्वियस है मुझे उसको रीड करना पड़ेगा जावा को, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, अपाची पीओ यूज करना पड़ेगा। यूजिंग अपाची पीओ वी कैन रीड। तो इसके लिए ये यूटिलिटी लेयर है जिसमें हम लोग मोस्टली एक्सेल के रिलेटेड जो भी रीड राइट ऑपरेशन होते हैं वो हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है। मैं 5 मिनट पॉज लेता हूँ तो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आता है
आप फोल्डर स्ट्रक्चर बताइए, आपका जो फ्रेमवर्क उसका स्ट्रक्चर बताना आपको। तो आपको बताना है सोर्स, लाइब्रेरी फोल्डर, क्लास फोल्डर, लॉग फोल्डर, फाइल है, ये वाला जिसमें टेस्ट डेटा वगैरह सब होगा। जो अभी मैंने आपको जो 9 कंपोनेंट बताना है वही आपको फोल्डर बताना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताना। ठीक है, उसके बाद आता है, इसकी भी जरूरत नहीं है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है भी। हाउ मेनी टेस्ट केस यू आर ऑटोमेटेड पर डे? ये वाला टेस्ट केस का क्वेश्चन कैसे पता है क्या? देखिए, हम लोग टेस्ट केस सब एक फिक्स काउंट नहीं होता, डेली आप 8 करो या 10 करो, ऐसा कुछ काउंट नहीं होता। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी होता है, कुछ को टेस्ट केस बहुत बड़े होते हैं, कुछ सिंपल होते हैं, वन लाइनर भी टेस्ट केस होते हैं, राइट? तो डिपेंडिंग ऑन कॉम्प्लेक्सिटी वी डिजाइन द टेस्ट केसेस। तो इसके तीन इसमें पार्ट किए, सिंपल, मीडियम एंड कॉम्प्लेक्स, राइट? तो यही किया, वेल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड, मोस्टली अगर हम लोग सिंपल है तो 5 to 6 करते हैं, 5 या 6 करते हैं। कब? जब सिंपल है। अगर मीडियम है तो 3 से 4 होता है, अगर कॉम्प्लेक्स है 1 या 2 करते हैं। ठीक है, ये आंसर बताना आपको, डायरेक्ट नहीं बताना मैं 10 करता हूँ 15 का, ऐसा नहीं पॉसिबल, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन योर प्रोजेक्ट वेयर यू हैव यूज्ड उप्स कंसेप्ट। ये क्वेश्चन तो पूछते ही मतलब पूछते, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये पूरा जावा ड्राइव है, राइट? अभी मैंने आपको बताया था, अभी हम लोगों ने इनहेरिटेंस कहा यूज किया, राइट? टू मूव फ्रॉम बेस लेयर टू टेस्ट लेयर, राइट? हेलो, याद है? तो हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्शन कहाँ होता है? हमारा जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है, यहाँ पे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, राइट? जिसमें हमारा जो आईडी नेम जो होता है ना, ये सारे आर मेथड इन द क्लास, एंड व्हाइल यूटिलाइजिंग दिस लोकेटर वी कांट सी इम्प्लीमेंटेशन। ये लोकेटर हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन वो फाइंड करके लाता है, बराबर ना? तो ये काम करता है एब्स्ट्रैक्शन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनहेरिटेंस मैंने आपको बता ही दिया था थोड़ी देर पहले, टू मूव फ्रॉम टेस्ट लेयर टू बेस लेयर। इसकी वजह से में जितने भी टेस्ट केसेस है मेरे, सबको एक ही बेस क्लास होगा, सब लोग एक ही को फॉलो करेंगे, वही मेथड कॉल हो जाएगा। पॉलीमॉर्फिज्म होता है, पॉलीमॉर्फिज्म में 2 टाइप होते हैं, एक होता है मेथड ओवरलोडिंग होता है, एक होता है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग मतलब क्या होता है? सेम मेथड ने बट डिफरेंट आर्गुमेंट। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है पता है? इम्प्लिसिट वेट है। अगर आप इम्प्लिसिट वेट यहाँ पे दिखा सकता हूँ मैं आपको, बेस लेयर में होना चाहिए वो, बेस लेयर में। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखना होता है ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट इम्प्लिसिटली वेट। देखिए यहाँ पे हम लोग मान लो 30 लिखा मैंने, इसके बाद मैं लिखता हूँ टाइम यूनिट डॉट सेकंड लिखता हूँ। देखिए ये लिखा मैंने, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, इसका मैं चेंज टाइम यूनिट डॉट डे भी कर सकता हूँ, राइट? हुआ कि नहीं मेरा मेथड ओवरलोडिंग के हिसाब से? सेम मेथड ने बट पैरामीटर अलग हुआ, यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे डेज है, वैसे बहुत सारे पैरामीटर से। ये होता है इम्प्लिसिट वेट, राइट? किसी का डाउट है इस केस में? और ये तो हुआ सीरियल में प्रोवाइड किया है, कभी कभार आपको वो पूछता है कि आपने कहाँ पे ट्राई किया, ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं आपको। तो इसका भी एग्जांपल देता हूं मैं। मान लीजिएगा लॉगिन किया मैंने, देखो लॉगिन करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो बस सिंपल होता है, एक यूजर नेम दीजिए और पासवर्ड दीजिए और आपका स्क्रिप्ट बनाइए, बराबर है? एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट क्या होता है, कोई मुझे पता है कि क्या यूज कर सकते हैं, कहां से हम लोग लॉगिन कर सकते हैं, कहां से लॉगिन कर सकते हैं? लॉगिन यूजिंग एपीआई, लॉगिन एपीआई, एग्जैक्टली एपीआई से भी कर सकते हैं। हुआ कि नहीं? देखो सेम मेथड है, 2 पैरामीटर, एक पैरामीटर हुआ कि नहीं, बराबर? तीसरी चीज हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जो सोचिए, हम लोग जब रिसेट पासवर्ड करते हैं तो हमें क्या क्या भेजना पड़ता है, सोचिए। अभी लॉगिन करना है तो मुझे उसका यूजर नेम तो भेजना ही पड़ेगा, मुझे इसका ओल्ड पासवर्ड भेजना पड़ेगा, और उसके मुझे इसका न्यू पासवर्ड भेजना पड़ेगा, बराबर? की हुआ क्या ना लॉगिन? हुआ क्या मेथड ओवरलोडिंग? नाउ टेल मी। सेम मेथड ने बट डिफरेंट पैरामीटर, हो गया? ऐसा आपको उनको बताना है। ये भी एक हुआ। अभी मान लीजिए आपको ऐड बेनिफिशियरी करना है, इंटरनेट बैंकिंग को ही लेते हैं एग्जांपल। तो ऐड बेनिफिशियरी में आप 2 पैरामीटर डाल दीजिए, ऐड बेनिफिशियरी। इसमें हम लोग क्या डालते हैं, और नेम लिखते हैं, उस बंदे का आईएफएससी कोड लिखते हैं, उसका अकाउंट नंबर लिखते हैं और ब्रांच नेम लिखते हैं, राइट?
अभी कभी कभार ऐसा होता है ऐड बेनिफिशियरी करना है मुझे, लेकिन सेम ब्रांच में करना है। नाउ टेल मी, अगर सेम ब्रांच में है तो उसका आईएफएससी कोड भेजने की जरूरत है क्या मुझे? तो यहाँ पे 4 पैरामीटर है, जब सेम ब्रांच का ऐड करना है तो मैं तीन ही पैरामीटर भेजूंगा, तो मुझे पता चलेगा भाई ये तो सेम ही ब्रांच का है, बराबर है। तो मेथड नेम सेम हुआ बट पैरामीटर क्या हो गए, डिफरेंट हो गए कि नहीं? ठीक है, किसी Yes, को भी sir. डाउट है? समझ में? मेथड ओवरलोडिंग। ओके, उसके बाद आता है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग का एक बेस्ट कंसेप्ट है, अगर आपने कभी इसके बारे में पढ़ना है थोड़ा सा, एक फाइनलाइज नाम की कंसेप्ट होती है। एक फाइनलाइज जो मेथड है, फाइनलाइज एक मेथड है, ये काम क्या करती है, ये ओवरराइड करती है बेसिकली। फाइनलाइज जो मेथड है वो मेथड ओवरराइड का काम करती है। इससे ये क्या करता है बेसिकली, ये गार्बेज कलेक्टर का काम करती है, गार्बेज कलेक्टर का। ये गार्बेज अभी आपको लग रहा हो ये जावा में कहाँ पे आया गार्बेज, क्या होता है पता है? कुछ कुछ लोग है ना, अगर आपको मान लो एक्सेल फाइल रीड करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, उसका ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है, या कोई क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। आपने ऑब्जेक्ट तो बना लिया, राइट, मतलब आपने वो उसको कॉपी तो कर लिया, लेकिन यूज होने के बाद उसको डिलीट भी करना चाहिए कि नहीं? तो कहाँ पे गया? तो ये फाइनल मेथड जो है ना, ये क्या करती है पता है क्या, ये आपका काम कर देती है क्लीन करने का। तो मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि आपका एक ड्राइवर है, ये ड्राइवर के ऊपर क्लिक करने के बाद और एक विंडो ओपन होती है, ऐसे मेरे 2-3 विंडो ओपन होती है। तो गार्बेज मेथड क्या करती है, वो फाइनल मेथड क्या करती है, इसको वो क्लीन करती है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये इसको क्लीन करने से पहले इसने की वजह से जो भी चाइल्ड है वो सबको पहले क्लोज करती है, फिर मेन को क्लोज करती है। मतलब सिंपल, दुश्मन को मारना है तो पहले क्या करो, दुश्मन के जो भी अर्थ गिर उसको पहले मारिए, फिर उसको मार देंगे। ये वाला फाइनल मेथड करता है। नहीं तो अगर मान लीजिए उसने डायरेक्ट इसको मार दिया, तो ये ऐसे भटकते रहेंगे ना, तो उसका मेमोरी खा जाएगा, उसको हमें रेफरेंस ही पता नहीं चलेगा, तो उसको किसको क्लीन करना है, इसके लिए होता है फाइनलाइज मेथड। ठीक है, इसके बाद मेथड ऑर्डरिंग मैंने बता दिया। एनकैप्सुलेशन, तो एक्चुअली एनकैप्सुलेशन हम लोग जो फाइंड बाय होता है, डायरेक्ट फाइंड बाय, ये आपका एनकैप्सुलेशन का काम करता है। यहाँ पे भी दिखा सकता है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में, ये वाला फाइंड बाय वाला। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे लोग पब्लिक प्राइवेट भी कराते हैं, तो हो गया आपका इनकैप्सुलेशन वाला पार्ट भी। ओके, उसके बाद आता है हाउ विल यू हैंडल डायनेमिक। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, हाउ विल यू हैंडल द डायनेमिक एक्सपाथ। तो एक्सपाथ हम लोग कैसे कर, डायनेमिक एक्सपाथ मतलब पता है क्या होता है, जो हमेशा चेंज होते रहता है, उसको हम लोग यूज करते हैं यूजिंग कंटेंट्स मेथड। याद है, कंटेंट्स मेथड भी कर सकते हैं हम लोग। कंटेंट्स मेथड का कंसेप्ट ये होता है, अगर आपको मान लीजिएगा कोई ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो रहा है, जैसे ये वाला, मैं 2 मिनट का स्क्रीन शेयर करता हूँ तो आपको थोड़ा जल्दी पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डबल स्लैश लिखता हूँ। अभी एचआरएफ के देखो इतना बड़ा साइट है, उतना तो लेना नहीं, मुझे इसका थोड़ा पार्ट लेना है। ये लिखा मैंने, ये अभी एंकर एचआरएफ का टैग है, देखिए कंटेंट्स का कंसेप्ट कैसे है। ठीक है, हुआ कि नहीं? देखिए मैंने पूरा यूआरएल लिया क्या, नहीं, थोड़ा यूआरएल लिया। इन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आपको कैसे बनाना है, मतलब ये वाला कंटेंट्स मेथड है तो आपको ये वाला फॉर्मूला होता है। उसका फॉर्मूला क्या है, डबल स्लैश, आपका जो भी टैग नेम है वो लिखना होता है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिखना पड़ता है और एक कंटेंट्स लिखना पड़ता है। ये एक हुआ। उसके बाद आपको एक्सपाथ के कुछ एक्सेस है, पेरेंट है, चाइल्ड है, सिबलिंग है, फॉलो सिबलिंग है, उससे हम लोग ड्राई कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो आपको ये पूछेंगे हाउ विल यू ऑटोमेट। ओके, उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछते हैं आपको, हाउ विल यू एंश्योर दैट पेज हैज बीन लोडेड कंप्लीटली। मतलब कैसे होता है, हम लोग इम्प्लिसिट वेट एक्सप्लिसिट वेट तो लगा ही देते हैं, राइट। इम्प्लिसिट वेट क्या करता है, उस वक्त वेट करता है जितना आप बताओ उतना, उसके बाद क्या, राइट, प्रॉब्लम होता है। तो आपको इंश्योर करना पड़ता है जब तक आपका वेब वो पेज लोड नहीं होता सक्सेसफुली, तब तक आप कुछ आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको क्या करना है, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर यूज करना है, जिसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि ये पेज लोड हुआ कि नहीं। तो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का एक कमांड है ये वाला, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी स्टेट।
डॉट इक्वल टू कंप्लीट। तो आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा तो उनको बताने का यूजिंग जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर एंड मेथड क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी स्टेट इक्वल टू ट्रू करना है, आपको ये कंप्लीट करना चाहिए। मतलब पूरा एक्चुअली कैसे होता है, जब आपका जो वेब पेज होता है ना, भले यूआई पे वेब पेज है, बैकएंड में जावास्क्रिप्ट होती है, तो ये क्या करता है, जावास्क्रिप्ट को बैकएंड में बता देता है कि भाई ये रन हुआ कि नहीं, और ये कंप्लीट होने के बाद एक कोई तो स्टेटस रहता है। कोई तो म्यूट करेगा प्लीज। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ विल यू डिसाइड कि पेज लोड हुआ कि नहीं, तो आपको क्या बताने का, यूजिंग जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर एंड कमेंट टू डॉक्यूमेंट रेडी स्टेट इक्वल टू कंप्लीट। ठीक है, और दूसरा चीज क्या है, एक्सप्लिसिट वेट का यूज कीजिए, राइट। दूसरा क्या ऑप्शन है, कोई वेब एलिमेंट है, आपको पता है ज्यादा टाइम ले रहा है, उसका एक्सप्लिसिट वेट कीजिए। ओके, व्हाट यू विल डू इफ देयर आर फेलियर्स इन योर सूट एग्जीक्यूशन, व्हाट इज योर अप्रोच। ओके, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे क्या होता है, कभी कभार मान लीजिए आपके 100 टेस्ट केसेस हैं, ठीक है, आपके आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, उसमें 1 to 100 टेस्ट केसेस। एक मिनट, मेरे को फोन आ रहा है, मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। ओके, हाँ, व्हाट विल डू इफ देयर आर टू मेनी टेस्ट केस फेलियर। ओके, इसमें क्या होता है पता है क्या, जब हम 1 to 100 टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हैं, ऐसा नहीं होता कि हर बार कि आपके सारे के सारे टेस्ट केस पास होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ कुछ जगह पे जो भी टेस्ट केस फेल होता है, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी टेस्ट केस फेल होता है उसके लिए एक नई फाइल जनरेट होती है, वो होती है टेस्ट एनजी फेल्ड डॉट एक्सएमएल। ये फाइल जनरेट होती है, आप इसका यूज कर उसका यूज करके उसको वापस से रन कर सकते हैं। मतलब 100 टेस्ट केसेस है, उसमें से 10 टेस्ट केस फेल हुए, तो आपको 10 ही टेस्ट केस रन करने पड़ेंगे ना वापस से। तो आपको उसके लिए इसको सेग्रेगेट करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट एनजी क्या करता है, खुद ब खुद जो फाइल फेल हुए, टेस्ट केस फेल हो, उसके लिए सेपरेट टेस्ट एनजी की फेल डॉट एक्सएमएल की फाइल बनाता है, राइट। और आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं स्पेसिफिक को, शायद अभी हम लोगों ने किया था, राइट, उसका भी रन होना चाहिए फिर अपने पास। देखिए यहाँ पे मैं आपको वापस स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। एक टेस्ट केस था अपना, फेल हुआ था अभी 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 थोड़ी देर पहले रन करते समय। यहाँ पे देखिए टेस्ट एनजी फेल डॉट एक्सएमएल, तो उसने बता दिया कौन से टेस्ट केस फेल होते। अगर मान लिया कोई टेस्ट केस पास होता, ये टेस्ट केस का नाम निकल जाता उससे, ऐसा होता है। आप इसको वापस से रन कर दो, काम बन जाएगा। तो ये एक वे होता है। ये तो वे वो मैनुअल है, राइट, क्योंकि ये फाइल जब एग्जीक्यूट होगी तब जाके आप उसको मैनुअल रन करोगे। दूसरा एक ऑप्शन क्या होता है, इट हैज सेकंड ऑप्शन, एक लिसनर यूज होता है। इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज लिसनर, इसका एक लिसनर का पार्ट है आई रिट्राई लिसनर। क्या होता है आई रिट्राई लिसनर, ये क्या करता है, जब भी कभी कोई टेस्ट केस फेल होता है, उसको आप उसको काउंट बताने का, भाई 1 2 3 4 5 कोई भी काउंट बताइए। जैसे मान लिया मैंने 5 लिखा और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा टेस्ट केस फेल हुआ, तो मैंने 5 का रिट्राई दिया, तो एक बार वापस से ट्राई करेगा टेस्ट केस पास हुआ कि नहीं, फिर भी फेल हुआ, फिर वापस से ट्राई करेगा, फिर भी टेस्ट करेगा, फिर भी फेल हुआ, फिर टेस्ट करेगा। अब मान लो थर्ड अटेम्प्ट पे उसने पास किया, अभी फोर्थ और फिफ्थ टाइम रन नहीं करेगा, लेकिन आपकी रिपोर्ट में पास आ जाएगा। इसे बोलते हैं आई रेटर, ये ऑटोमेटिकली करता है। दो वे होते हैं, एक तो टेस्ट एनजी फेल्ड डॉट एक्सएमएल फाइल जनरेट होती है, और दूसरी आप लिसनर यूज करके कर सकते हो, ठीक है। और ये आपके फ्रेमवर्क में ऑलरेडी डेवलप किया जाता है, ऑलरेडी आपके जो सीनियर्स होते हैं वो डेवलप करते हैं इसको, तो हमें इसके पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये कंसेप्ट याद रखना आपको इसका, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया, वही लिखा है मैंने, बाय यूजिंग टेस्ट एनजी फेल एक्सएमएल वाला, और दूसरा टेस्ट एनजी आई रेटर एनालाइजर, पर गलती एनालाइजर है। ओके,
व्हाट डिफरेंसेस, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डिफरेंस यू सी व्हाइल एग्जीक्यूटिंग विद डिफरेंट, वर्किंग विद डिफरेंट ब्राउजर। ओके, क्या होता है पता है क्या? एक ऑटोमेशन का सबसे बड़ा एक चैलेंज क्या है, क्योंकि फायदा भी यही है कि आप उससे यू कैन रन द सेम स्किल ऑन डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर, राइट? आप उसको रन कर सकते हो, लेकिन रन करते समय ऐसा होता है कभी कभार ये टेस्ट 100 टेस्ट केस क्रोम पे चलेंगे, मे बी एज पे या सफर या इस पे नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? इसके पीछे का लॉजिक है। फॉन्ट साइज मैकेनिज्म इन डिफरेंट, हर जगह पे अलग अलग होता है। जावास्क्रिप्ट का अलग अलग होता है, और CSS HTML वैलिडेशन हर एक ब्राउजर का अपना अपना होता है। जैसे अगर आप मैक का सफारी लोगे, मतलब एप्पल का, वो थोड़ा उसके ज्यादा सिक्योर होता है, उसमें ज्यादा वैलिडेशन होता है, शायद यहाँ पे चलेगा नहीं। वैसे छोटे मोटे चीजें होती हैं, वो हमें देखना पड़ता है। तो इसीलिए क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग जो होता है, इसमें ऑटोमेशन के लिए थोड़े चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, हाउ विल यू रिड्यूस द पेज लोड टाइम इफ एनी पर्टिकुलर डेटा इज टेकिंग? हमें क्या करना है? एक्सप्लिसिट वेट यूज करना है। याद रखिए इस केस में दो टाइप के वेट होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट होता है, एक होता है एक्सप्लिसिट होता है। यूज कीजिए एक्सप्लिसिट वेट, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाउ विल यू इनेबल द डिसेबल टेक्स्ट बॉक्स? आपके पास जो टेक्स्ट बॉक्स है, याद रखिए भी एक इंपॉर्टेंट है, आपके पास कोई टेक्स्ट बॉक्स है वो डिसेबल है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, ओके, यहाँ पे आपका कोई टेक्स्ट बॉक्स है वो डिसेबल है, आपको उसमें वैल्यू भरना है, लेकिन आप जब तक उसमें वैल्यू कब तक नहीं भरोगे? जब तक आप उसको इनेबल नहीं करोगे। तो आपको ये करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, उसका आईडी जो भी है नाम लेना है, सेट एट्रीब्यूट लिखना है, डिसेबल ट्रू करना है। ये डिसेबल करने के लिए, इनेबल के लिए देखिए रिमूव एट्रीब्यूट लिखा है इसका, उसका जो रिमूव होता है वो रिमूव करना है एट्रीब्यूट। ठीक है, इसका बैकएंड में ऐसा होता है एक्चुअली, यहाँ का आप जाओगे ना, कहाँ जाना चाहिए, इवेंट लिस्नर में, इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये वाला, ये बेसिक ये वाला कोड यहाँ से ट्रिगर होता है, ऐसे वाला चीजें कर सकते हैं। ठीक, इसको छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, हाँ ये जैसे मैंने बताया, टेल मी व्हाट आर डिफिकल्टी यू फेस व्हाइल ऑटोमेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो हमेशा पूछते हैं। एक होता है सिंक्रोनाइजेशन का इश्यू और टाइम का इश्यू, राइट? क्योंकि आज आपके घर पे नेटवर्क अच्छा है, कल अच्छा होगा बुरा होगा किसी को नहीं पता, तो आपका टेस्ट केस फेल होने का चांसेस है, राइट? तो उस केस में आपको टाइम आउट वाला, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इम्प्लिसिट वेट एंड एक्सप्लिसिट वेट यूज करते हैं, राइट? उसके बाद यूज स्मार्ट लोकेटर, जैसे कि एक्सपाथ एंड CSS जो है ये अच्छे है, मतलब कभी कभार हमें रिलेटिव एक्सपाथ यूज करते हैं हम लोग, याद है? वो वाला यूज होना करना है। उसके बाद जो मैंने अभी बताया क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग का चैलेंज हमें आपको बताया भी, जैसे कि कुछ कुछ जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करते हैं, कुछ कुछ इमेज का थोड़ा होता है, अलाइनमेंट का थोड़ा इश्यू होता है, फॉन्ट साइज का इश्यू होता है, इसकी वजह से आपके स्क्रिप्ट में भी फेल हो सकती है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपको एट दी एंड में आपको स्क्रिप्ट ऐसे ही बनाना है तो सारे ब्राउजर पे सपोर्ट हो। उसके बाद पॉपअप हैंडलिंग, कभी कभार रैंडम पॉपअप आता है, उसको हैंडल करने का थोड़ा दिक्कत आता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन लिखा है हाउ विल यू प्रिंट अ लिंक नेम ऑन अ पेज? पेज जो भी है मेरा, उसके ऊपर अगर मुझे लिंक ढूंढना है, तो अभी से एक पेज है उसके ऊपर बहुत सारे लिंक्स होंगे, अगर बहुत सारे लिंक के ऊपर आपको डील करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स लिखना पड़ता है। और हमारा जो लोकेटर है, हम लोग एक्सपाथ ले सकते हैं या फिर टैग नेम ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सपाथ लिया, /a लिया, ए मीन्स क्या हुआ? एंकर टैग हुआ। अब ये स्टोर कहाँ पे होगा? लिस्ट में स्टोर होगा, राइट? क्योंकि ड्राइवर ऑफ फाइंड एलिमेंट्स का रिटर्न टाइप ये है, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने आपके प्रोजेक्ट में कलेक्शन कहाँ यूज किया, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट जो क्वेश्चन है नहीं है, ये आपका लिस्ट हुआ। और ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल्स, वहां पे हम लोग सेट यूज किया है, तो ये लिस्ट में आ गए। लिस्ट को हमें इटरेट करना है और उसका प्रिंट का नाम भेजना है, तो हो गया अपना काम। ओके, तो इसके बाद होता है हाउ इज योर एग्जीक्यूशन साइकिल इन योर प्रोजेक्ट, मतलब आपका जो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है वो कैसे होता है, मतलब कब कब रन होता है बेसिकली। इसके पीछे का लॉजिक क्या है पता है क्या? जैसे मैंने बताया, हम लोग जो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बनाते हैं वो 2-3 जगह पे बनाते हैं, मतलब कभी कभार हम लोग रिग्रेशन के लिए यूज करते हैं, अपना जो स्क्रिप्ट होता है वो स्मोक के लिए भी होता है, कुछ जगह पे सैनिटी के लिए भी होता है। तो याद रखिए इसको कैसे डील करना है, ये वाले क्वेश्चन को।
ठीक है, तो याद रखिएगा जो रिग्रेशन जो होता है, बस देखिए अपने प्रोजेक्ट में ये इतने होते हैं। स्मोक स्टैंडर्ड रिग्रेशन होता है, स्मोक जो होता है वो डेली रन होता है, CI/CD के थ्रू होता है। रिग्रेशन जो होता है, याद रखिएगा, रिग्रेशन जो होता है आपका हर क्वार्टर में, मतलब जैसे 3 स्प्रिंट होने के बाद एक रिग्रेशन रन होता है, ये भी होता है। और एक चीज पे रन होता है, हर छोटी स्प्रिंट खत्म होने के बाद हम लोग रिग्रेशन रन करते हैं, ताकि हमें पता चले हमारा स्प्रिंट कितना कंपैटिबल है। अच्छा, और सैनिटी कब होता है, जब आप कोई प्रोडक्शन मतलब क्लाइंट को बिल्ड जाना हो, तो उससे पहले अपने एनवायरमेंट से डिप्लॉय करते हैं और सैनिटी टेस्टिंग करते हैं। तब के केस में हम लोग इसको रन करते हैं प्री डिप्लॉयमेंट के टाइम पहले। ठीक है, ओके। उसके बाद ओके, ये वाला हुआ। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन पूछते हैं एक्चुअली इंटरव्यू में। कहाँ गया? मान लीजिएगा, देखिए मैं बताना चाहता हूँ कहाँ क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन एक थोड़ा सीनियर बेस्ड क्वेश्चन है। हम्म, इसके लिए आपका अप्रोच क्या रहेगा, मतलब आपको एग्जीक्यूशन करना है, राइट, लेकिन आपके पास टाइम ही कम है। मतलब मान लो आपके रिग्रेशन में मान लो 4000 टेस्ट केस है, और आपको पता है 4000 टेस्ट केस रन होने के लिए 4 दिन लगते हैं मान लीजिए ऑटोमेशन से, लेकिन आपके पास सिर्फ दो ही दिन है। तब ऐसा क्या करोगे? तो सेम क्वेश्चन हम मैनुअल के भी पूछते हैं, तो हम लोग डिस्कस करते हैं वाला क्वेश्चन आंसर क्या करते हैं। हाँ बोलिए, अभी मुझे देख सुनना है क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। मंकी टेस्टिंग कर सकते हैं। डिपेंड मंकी टेस्टिंग तो पॉसिबल नहीं है, हर बार मंकी टेस्टिंग नहीं होता, राइट। अगर आपके पास मान लो, हाँ बोलिए, प्रायोरिटी प्रायोरिटी राइट, उसके बाद क्या करोगे? हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। सॉरी, हाई प्रायोरिटी प्रायोरिटी वाइज टेस्ट अरेंज केसेस ठीक है मॅडम, एक झालं ना प्रायोरिटी वाला आन्सर भेटलं मला. व्हॉट अबाउट अदर? सिव्हिरिटी वाईज, सिव्हिरिटी प्रायोरिटी एकच आहे त्या केसमध्ये, म्हणजे असं काही नाही आहे. त्यात सिव्हिरिटी हा बगला असतो, ह्याला नसतो कधी, म्हणजे टेस्ट केसचा कधी सिव्हिरिटी नसते. बोला काय वाटतं, काय करताल तुम्ही? ग्रुपचे इम्पॉर्टन्स आहेत, म्हणजे रिग्रेशन हाँ, टेस्टिंग वाले functionality, suits application एक्झिक्यूट functionality. करणार. सर बरं, ऐका ऐका, पॅरल रन करतो टेस्ट केस. हे मॅन्युअल, हे ऑटोमेशन झालं. मी मॅन्युअलचा क्वेश्चन विचारला होता, राईट. आय हॅव द क्वेश्चन फॉर मॅन्युअल. ओके, ओके, व्हॉट वी विल डू फर्स्ट थिंग, सगळे बरोबर आहे, राईट. फर्स्ट ऑफ व्हाट वी विल डू, वी विल एग्जीक्यूट हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस, राइट. ते झालं, ठीक है. उसके बाद क्या करोगे आप? ट्राई करोगे आपके जो टेस्ट केसेस है अमंग दी डिवाइड करने का, राइट. कौन से मॉड्यूल पर ज्यादा एक्सपर्ट है उसको वाले टेस्ट केसेस देंगे. जैसे आपके मान लगा आपके पास टेस्टर है, आप टीम में काम करते हो, 4-5 टेस्टर है, हर एक को पता होता है, मैनेजर को पता होता है इसने इसके ऊपर ज्यादा काम किया है, उसको वाला पार्ट देने का. तो बता रहे भाई ये तू देख ले, तो वो क्या करेगा, वो प्रायोरिटी वाले देखते देखते समय थोड़े इंपॉर्टेंट वाले भी देख लेगा, हट साफ कर लेगा, राइट. दूसरा चीज हुआ. तीसरा चीज क्या, डिस्ट्रीब्यूट करना आपको टास्क आपके टीम मेंबर के साथ. ये तीसरा टास्क हुआ, बराबर है, मैनुअल के टाइम पे. क्योंकि आपको कम टाइम में दे रहे हैं ना, तो आपको कम टाइम में देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाई प्रायोरिटी करना पड़ेगा, और आपका टास्क जितना हो सके डिवाइड करना है लोगों के बीच में, ताकि सब लोग काम कर पार्टिसिपेट करें. कभी कभार ऐसा भी होता है कि यू कैन आस्क फॉर डेवलपर हेल्प. आप डेवलपर के पास अगर कोई बैंडविड्थ है, आप डेवलपर से भी हेल्प ले सकते हो, याद रखिएगा, क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि ये हम लोग काम करते हैं, एज अ टीम काम करते हैं, याद रखिएगा. तो इसमें डेवलपर जितना रिस्पॉन्सिबल है उतना क्यूए भी रिस्पॉन्सिबल है. तो ये भी आप कर सकते हो अगर आपके पास सच में बहुत कम टाइम है तो. ठीक है, ये 3-4 चीजें आप कर सकते हैं मैनुअल में, याद रखिएगा. ओके, अभी ऑटोमेशन से आप कैसे कर सकते हैं? तो ऑटोमेशन में मान ली जैसे मैंने 4000 टेस्ट केस है, बस आपको 2 ही दिन में, और 2 दिन में पॉसिबल नहीं, तो आप क्या करोगे? पहले चीज है पैरेलल एग्जीक्यूशन करना, राइट. तो आप डिफरेंट मशीन के ऊपर कर सकते हो, आप एकदम बढ़िया काम चलेगा. उससे एक्चुअली 80% काम रिजॉल्व हो जाता है ब्लॉकेज, क्योंकि नंबर ऑफ रिसोर्स बढ़ना है इन शॉर्ट में, तो काम बन जाएगा इस केस में. दूसरी चीज क्या है, आपको हाई प्रायोरिटी वाला टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना है. यही 2 ही चीजें आप कर सकते हैं. या फिर तीसरी चीज पर कर सकते हैं, पता है क्या आपको,
कुछ एजम्पशन कर सकते हैं, ये जो मैंने मैनुअल के लिए भी एप्लीकेबल होता है। मतलब अगर हम स्प्रिंट पे कोई काम करते हैं, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम कोई स्प्रिंट पे काम करते हैं, हम हर अजाइल के कंसेप्ट के हिसाब में कोई भी बंदा हर एक मॉडल के ऊपर काम नहीं करता, वो मॉडल के ऊपर जो चेंजेस करते हैं ना, वो स्पेसिफिक मॉडल के ऊपर चेंजेस करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके 10 मॉडल्स हैं, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे यार एक मिनट, इसका टच निकल रहा है क्या? हाँ ठीक है, ऐसे 10 मॉडल्स है। अजल में क्या करता है पता है क्या, जो डेवलपर है अजल की जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से एक ही मॉडल को ज्यादा टच करते हैं, और जो छोटा मोटा इसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो मान लीजिए मैंने इस मॉडल को मैंने हाथ ही नहीं लगाया, तो कहना एग्जीक्यूट, मुझे इसके ऊपर ज्यादा परवाह करने की जरूरत है क्या? नहीं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आपको डिसाइड भी करना है कौन सा मॉडल का आप ज्यादा फोकस करें, मतलब रिसेंटली जिसके ऊपर चेंजेस किए आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो रादर देन इसके ऊपर फोकस करना, क्योंकि ऑलरेडी गया चुका है, इसमें अब तक बग नहीं है, मतलब स्टेबल है, राइट? ये भी चीज कर सकता है। वही चीज आप ऑटोमेशन में कर सकते हो, जिसमें रिसेंटली चेंजेस गए हैं वो वाले मॉडल आप ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसका आंसर वही है, execute high priority test cases, divide the test case priority wise, run the first, okay, divide the task टीम मध्ये करायचं ते सांगितलं बघा, ठीक है। ओके ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ मच टाइम एग्जीक्यूट योर टेस्ट केसेस, रिग्रेशन जो टेस्ट केस है एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लगा, ऑटोमेशन से बोल रहा हूँ, तो बताने का 12 to 15 आवर्स। और बोलेंगे आपके रिग्रेशन इसमें टेस्ट केसेस कितने हैं पूरे प्रोजेक्ट में, तो बता दो 4000, 4000 to 4500। हाँ ओके, उसमें से बताने का अराउंड 3000 जो है अपने ऑटोमेट हो चुके हैं, अराउंड 3000 ऑटोमेट हो चुके हैं। ओके तो बच्चे कितने, 1000 1500 बचे, 1000 1500 जो बचेंगे वो मैनुअल टेस्ट कर देंगे, बराबर, जो रिग्रेशन का स्प्रिंट होगा उसमें, तो वो लोग डिवाइड कर लेंगे उसके हिसाब से। ठीक है, ओके। अभी ये भी क्वेश्चन पूछेंगे, आपने ये जो ऑटोमेट किया है 3000, आप जो बता रहे हैं काउंट 3000 ऑटोमेट हो जाए, उसमें से आपने कितने किए बताने का, 800 या 900, ठीक है, अराउंड 800 900। ओके उसके बाद वही क्वेश्चन थे, हाउ मच टेस्ट केस यू आर रिटर्न पर डे, तो बताने का सिंपल, मैंने जैसे बताया सिंपल मीडियम और कॉम्प्लेक्स, अगर सिंपल है तो 8 to 10 बताइए, मीडियम है तो 5 to 7 बताइए, कॉम्प्लेक्स है 2 to 3 बताइए। उसके बाद क्या क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछे, थोड़ा इससे पता चलता है सीरीज आपने एक्चुअली काम किया है कि नहीं। तो वेयर यू रन योर ऑटोमेशन स्क्रिप्ट योर प्रोजेक्ट, तो बताने का उनको कि वी हैव सेपरेट डेडिकेटेड मशीन वेयर वी रन, दूसरा ऑप्शन मैंने बताया CI/CD वाला कंसेप्ट, ये दो ऑप्शन को बताने का। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन है, हाउ विल यू फेच कलर ऑफ द वेब एलिमेंट, जो वेब पेज है जैसे ये डेमो साइट, इसका ब्लैक कलर है, इसका कलर ब्लू है, ये कैसे फेच करते हो, तो उसके लिए भी सेम है, कुछ नहीं अलग। यहाँ पे क्या होता है, एक CSS वैल्यू होता है, ये जो CSS वैल्यू है ना, इसके बेसिस पे आप कर सकते हो। इसे CSS वैल्यू को मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे डॉम में, यहाँ पे कलर दिख रहा है आपको कहाँ पे, क्वेश्चन नहीं समझना। मतलब मुझे इसका कलर ढूंढना है, जो साइन ऑन दिया है उसका कलर कौन सा है, ब्लू कलर है, तो आपको कलर देगा, कलर का कोड देता है। तो आपको कैसे करना है, बस ये वाला सिंटैक्स यूज करना है, CSS बाय क्या कोड करते हैं, CSS फाइंड एलिमेंट बाय CSS वैल्यू करके एक मेथड होती है, जैसे गेट टेक्स्ट क्या करती है, उस एलिमेंट का जो भी नाम है वो देती है, वैसे CSS वैल्यू क्या देता है आपको, उसका कलर वगैरह देता है। ओके उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क यू क्वेश्चन, हाउ विल यू क्लिक हिडन एलिमेंट, तो हिडन एलिमेंट के लिए क्लिक करने का सबसे बढ़िया ऑप्शन है JS एग्जीक्यूटर। ये इतना बढ़िया है ना, इससे आपका स्क्रिप्ट बहुत फास्टर भी होता है, और दूसरी चीज ये सिंक्रोनस भी होता है। सिंक्रोनस मतलब कैसे होता है, नॉर्मल क्लिक करोगे तो पेज लोड होने के लिए टाइम लेता है, पर JS एग्जीक्यूटर क्या करता है पता है, जब तक आपका वो पूरा क्लिक करने के बाद वो पूरा ऑपरेशन नहीं होता तब तो आगे नहीं बढ़ता। ये सबसे बड़ी खासी इसकी है JS एग्जीक्यूटर। तो जब भी कभी आप ऑटोमेशन के लिए कोई भी प्रोजेक्ट में जाओ ना, सब लोग JS एग्जीक्यूटर का क्लिक करते हैं, नॉर्मल क्लिक वाला नहीं करते। नॉर्मल क्लिक भी चलता है लेकिन नहीं कर सकते, कई मोस्टली नहीं करते। ओके हाउ विल यू वेरीफाई ऑल लिंक्स आर वर्किंग अराउंड, ये भी क्वेश्चन है कि आपको पेज है, उस पेज पे मान लो 100 150 वेब लिंक्स है,
आप उसको कैसे वेरीफाई करोगे ये चल रहा है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने किया था, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट इसका क्रिएट कीजिए बाय यूजिंग ड्राइवर ऑफ फाइंड एलिमेंट, उसको हिट कीजिए, उसका रिस्पांस कोड देखिए। अगर आपने एपीआई के सेशन अटेंड किए हुए हैं तो उसमें मोस्टली आपको 500 के रिलेटेड जो भी ऑपरेशन मिलेंगे, राइट। 200 मतलब ओके आता है, 20 मतलब क्रिएटेड, 202 एक्सेप्टेड आता है। जो 400 500 की जो सीरीज होगी, अगर वो वाला स्टेटस कोड आया इसका मतलब वो ब्रोकन लिंक है। तो इसी को क्वेश्चन क्या पूछते पता है क्या, हाउ विल यू फाइंड ब्रोकन लिंक्स ऑन अ पेज। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया वही क्वेश्चन हो चुका है रिपीटली, हाउ विल डिसाइड कि ये लोड हुआ है कि नहीं। तो जेएस एग्जीक्यूटेड से डॉक्यूमेंट डॉट रेडी स्टेट। ओके, कौन से एक्सेप्शन आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो एक्सेप्शन आया है हम लोगों सिलम में वो है नो सच एलिमेंट फाउंड। ओके, दूसरा आया है नो सच फ्रेम फाउंड, नो सच विंडो फाउंड, टाइम आउट एक्सेप्शन, या फिर अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंट एक्सेप्शन। ये सारे एक्सेप्शन को बताना है, और ये सारे हम लोग कैसे हैंडल करते हैं। सबका एक ही जालिम उपाय है, वो है ट्राई कैच। ओके, इसके बाद आपका ऑफिस का जो डेली रूटीन है वो कैसा है, वो पूछते हैं कभी कभार। दे कैन आस्क यू आपका ऑफिस का डेली रूटीन क्या है। तो हम लोग अजाइल में थोड़ा, सब लोग अजाइल ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें डेली स्क्रम होता है। डेली स्क्रम में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या हमने कल किया है, आज क्या करने वाले और क्या ब्लॉकेज है। ये होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो भी स्टार्ट हुआ है आफ्टर मीटिंग वी स्टार्ट दी अवर गिवन वर्क। हमें जो भी टीम लीडर ने जो भी टास्क दिया है और जो भी कल का टास्क पेंडिंग है उसके ऊपर हम लोग काम करना चालू कर देते हैं। या फिर मतलब ऑटोमेशन का स्क्रिप्ट बनाना, मतलब स्क्रिप्टिंग ऑटोमेशन टास्क। अगर वो टास्क कंप्लीट हो चुका है तो कोड रिव्यू करवाना। अगर मेरा नया स्प्रिंट आ रहा है तो उसके ऊपर कुछ प्लानिंग बनाना। ये सारी चीजें हम लोग कर देते हैं। ठीक है, अगर मेरा एग्जीक्यूशन किसी ने बोला एग्जीक्यूशन लेने के लिए, आज मेरे टास्क दिया मैंने मैनेजर ने एग्जीक्यूशन करने का, तो मैं एग्जीक्यूशन करूंगा। तो ये आपका डेली रूटीन होता है, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पूछते हैं, इससे आपको पता चलता है कि आपको कैसे पता, इससे पता चलेगा कि आपने सच में काम किया है कि नहीं। इसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ विल यू गेट इफ यू गेट 100 टेस्ट केस टू ऑटोमेट, हाउ विल यू डिसाइड द ऑर्डर। ऑर्डर कैसे डिसाइड करोगे। पहले तो हर चीज का जालिम उपाय वही किए, पहले मैनुअल फ्लो एग्जीक्यूट कीजिए, तो आपको ऑर्डर सीक्वेंस में समझ में आएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस टेस्ट केस को जो भी प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, हाँ ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल है तो इसको पहले उठा लीजिए। फिर उसका बेसिक फंक्शनलिटी कीजिए, फिर मीडियम एंड लो प्रायोरिटी वाइज। सर पण स्टोरी पॉइंट एस्टिमेशन आणि स्प्रिंट प्लॅनिंग आपण नाही करत ना. आपण करतो ना Team lead मैडम, करतात ना ऑटोमेशन ते? नहीं, ऑटोमेशन के लिए अलग होता है ना। ओके सर. ऑटोमेशन के जैसे मैनुअल का भी होता है राइट, जिसमें डेवलपर क्यूए होते हैं और स्क्रम मास्टर ड्राइव करता है, वैसे ऑटोमेशन के लिए होता है। तो ऑटोमेशन के जो भी स्टोरी होती है वो डिवाइड होते हैं। एक मिनट हाँ। यार कौन है बैकग्राउंड। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है क्या। ओके, इंटरव्यू कभी कभार क्वेश्चन पूछते थे, ड्रॉप डाउन होता है ना, उसमें ऑटो सिलेक्शन वाला करना है। तो हमें पहले क्या करना पड़ता है, वो जो ड्रॉप डाउन है उसके ऊपर पहले क्लिक करना पड़ता है, जैसे हम गूगल में करते हैं। गूगल में सर्च करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, वो जो एडिट बॉक्स है उसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको उसमें सेंड की डालना है, आपको जो वर्ड ढूंढना है वो ढूंढने के बाद वहां पे एक ड्रॉप डाउन की लिस्ट आती है राइट, वो होती है डायनामिक लिस्ट होती है राइट। उसको आपको बस कलेक्ट करना है, आपको जो पैरामीटर मैचिंग पैरामीटर उसके साथ मैच करना है। समझ में आया? 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, उसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद उसका सेंड कीज डालना है, एक लिस्ट आएगी, और उसके बाद उसको जो चीज चाहिए उसके ऊपर क्लिक करना है, ऑटो सजेस्ट वाला। ठीक है, ओके सर। या फिर दूसरा भी ऑप्शन होता है, क्या बोल सकते हैं इसको, क्लिक करना है, वैल्यू डालना है, और हम लोग प्रेस एंटर भी करते हैं राइट। प्रेस एंटर करने के बाद ही होता है वो, हम लोग ऐसे ही करते हैं ना बेसिकली इसमें। हाँ, मैनुअली अगर हम करना है गूगल क्रोम में, गूगल में कुछ हम लोग वैसे ही करते हैं। ठीक है, और किसी कोई क्वेश्चन पूछना है क्या।
हॅलो सर माझा एक क्वेश्चन आहे. जसं कोणत्या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर त्याच्यात वेगळे वेगळे ऍडव्हर्टाईज येतात किंवा कधी क्लोजचं येते, तर ते कसं हँडल करायचं सर? ते तर काय एक सगळ्यांचा एक त्यांनी पॉपअप असतो, क्लोज विंडो बघायचा. पण प्रत्येकासाठी वेगवेगळा येतो सर. एकदा कधी क्लोजचा येतो, कधी क्रॉसवाला राहतो. तर अरे पण असं सगळ्यांसाठी क्रॉस वाला असतं, कधी पण चेक करा. असं कधी होणार नाही तुम्हाला क्लोज वाले क्रॉस वाले दिसणार नाही, कारण रूलच असा आहे की कुठलाही असू दे त्याला क्लोज हा दिसतो. ठीक आहे. ओके, अजून कोणाचा काय क्वेश्चन आहे का? प्रत्येक कुकुंबर मध्ये रिपोर्ट आपल्याला कुठे मिळतात? तेच टेस्ट आउटपुट फोल्डर मध्ये आहे. आता मी तुम्हाला जिथं टेस्ट इंजिन मिळतं ना तिथंच तो मिळतो. सर रेकॉर्डिंग चालू आहे. हो माहिती आहे. अजून कोणा काय क्वेश्चन विचारायचं? हेलो, किसी को क्वेश्चन पूछना है? हेलो, ठीक है फिर बस करेंगे. नो सर, थँक्यू सर. चलो.